हाय गाइस, वेलकम टू 43rd लेक्चर ऑफ सीए इंटर ऑडिट। मेरे दोस्तों, चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एक बार पहले पुराना रिवाइज करके एंड देन उसके बाद मेरे दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने लास्ट क्लास में चालू किया था और हमने अभी तक क्या क्या देखा भैया। सबसे पहले अपन ने देखा ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने एक हेड को चेक किया। अभी तक एक ऑडिटर साहब जा रहा है तो वो बैलेंस शीट के पहला हेड मतलब क्या शेयर कैपिटल को मेरे दोस्तों कैसे किस प्रकार चेक करेगा उसके बाद हमने किए थे। ठीक है, शेयर कैपिटल आप लोग जानते हैं मेरे दोस्तों, एक शेयर कैपिटल बहुत जरूरी होता है और कंपनी शेयर कैपिटल रेज करती है थ्रू इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस करके। पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है, वो प्रोस्पेक्टस से एप्लीकेशन आता है और फिर अलॉटमेंट होता है। एक ऑडिटर को चेक करना पड़ता है कि ये दोनों चीजें मतलब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ मेरे दोस्तों। फिर हमने देखा था ईसीबीडी भैया, कौन से असर्शंस लगेंगे, एग्जिस्टेंस लगेगा, वैल्यूएशन लगेगा, कंप्लीटनेस लगेगा मेरे दोस्तों, और आखिरी में डिस्क्लोजर भी लगता है। फिर हमने देखा था ऑडिट प्रोसीजर, किस वे से ऑडिटर चेक करेगा शेयर कैपिटल को। सबसे पहले वो ओपनिंग और क्लोजिंग को मेरे दोस्तों टैली करके देखेगा भैया बराबर मैच हो रहे हैं क्या। जो चेंजेस के हिसाब से ओपनिंग लिया प्लस उसमें चेंजेस इंकॉर्पोरेट किया इस साल के, तो भैया क्लोजिंग तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे वो देखेगा। फिर दूसरा मेरे दोस्तों, अगर हो सकता है चेंज हो सकता है चेंज नहीं हो। अगर चेंज नहीं हुआ मेरे यारो तो वो सिचुएशन में कंपनी सेक्रेटरी से अपने को क्या क्या लेना है, कंपनी सेक्रेटरी से अपने को रिटर्न कंफर्मेशन ले लेना है। लेकिन अगर चेंज हुआ है मेरे दोस्तों तो क्या वो ऑथराइज कैपिटल के लिमिट में है क्या, वो चीज चेक कर लेना। देन उसके बाद मेरे यारो, अगर इंक्रीज हुआ है तो क्या प्रॉपर रेजोल्यूशन पास हुआ है क्या। देन उसके बाद फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, एक जो एमसीए को भेजेंगे फॉर इंक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल और दूसरा प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी एंड फीस पे किए कि नहीं किए मेरे दोस्तों, वो चेक कर लेंगे। फिर शेयर इशू में भी शेयर्स प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं लेकिन डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं क्या, डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स मेरे दोस्तों। जब शेयर्स प्रीमियम पे इशू होते हैं तो उसको एक सेपरेट अकाउंट मतलब कौन सा, शेयर प्रीमियम अकाउंट में मेरे दोस्तों आपको जमा करना पड़ता है और वो रिस्ट्रिक्टेड नेचर का रिजर्व बनता है। नेक्स्ट आज हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में वही पढ़ने वाले, और रिस्ट्रिक्टेड नेचर का रिजर्व बनता है जो केवल कुछ ही चीजों में मेरे दोस्तों यूज कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं एमसीक्यू में पूछ भी सकते हैं आपसे कौन से इसमें यूज कर सकते हैं करके। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। उसके बाद हमने मेरे यारों क्या देखा था कि भैया आप लोग वैसे तो नहीं कर सकते लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर से तो आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको एसआर लगेगा, देन उसके बाद आपको सब चीजें डालना पड़ेगा भैया, कितने शेयर्स है, क्या मार्केट वैल्यू है, क्या कंसिडरेशन है, हर चीज। और आप शेयर्स उसी बिरादरी के इशू कर सकते हो जो बिरादरी ऑलरेडी मौजूद है मेरे दोस्तों। आपके बिजनेस को चालू किए हुए कम से कम मेरे दोस्तों 1 साल हो जाना चाहिए। उसके बाद मेरे दोस्तों रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए। लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं भैया, उसको प्रॉपर्ली आपको देखना होगा। और अदर प्रोविजन जो कंपनीज एक्ट के लगते हैं आपको वो प्रोविजंस को भी मेरे दोस्तों क्या करना होगा, कंप्लाई करना होगा। फिर हमने रिडक्शन ऑफ कैपिटल देखा था, इसके लिए भी एसआर पास होता है। एओए में परमिशन है क्या, अगर नहीं है तो एओए को अमेंड कर देना एसआर पास करवा के मेरे दोस्तों। फिर ट्रिब्यूनल से परमिशन लिए क्या, ट्रिब्यूनल से परमिशन लिया मेरे दोस्तों तो उसके बाद आपको अकाउंटिंग एंट्रीज प्रॉपर्ली वाउच किए कि नहीं किए। उसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ असेट हुआ होगा तो वो भी चेक कर लेना मेरे दोस्तों। आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ते हो वैसे तो आपको पता है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट होता है तो आप किस प्रकार से करते हो। आपको ये भी चेक करना है कि एंड रिड्यूस्ड करके वर्ड लिखा है क्या, अब शेयर कैपिटल जो नया फॉर्म हुआ है उसके अंदर मेरे दोस्तों, बस उतनी चीजें आपको चेक करना है। और नीचे बहुत ही सिंपल था, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल को भैया किस हिसाब से चेक करो, ओपनिंग ले लो फिर उसमें राइट्स बोनस या कुछ हुआ है तो वो सारे चेंजेस लेके मेरे दोस्तों क्लोजिंग से बराबर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर जो भी रिस्ट्रिक्टेड आपने जो भी रिस्ट्रिक्शंस रखे थे शेयर्स पे एज पर टू डिविडेंड या एज पर टू रीपेमेंट, उसको इस बार कहीं कंप्लाई करने की तो जरूरत नहीं है। वो सब चीज़ों के बारे में हमको देखना होगा मेरे दोस्तों। बस इतनी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने हमने अभी तक पढ़ा है, बाकी हमने कुछ भी मेरे दोस्तों इसके एक्सेस हमने नहीं पढ़ा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़े क्या हम लोग, आगे बढ़े दोस्तों रिजर्व्स एंड सरप्लस पे। आ जाए क्या रिजर्व्स एंड सरप्लस पे, बताओ जरा मेरे को, आ जाए रिजर्व्स एंड सरप्लस पे। चलिए दोस्तों आ जाते हैं। एक बार मेरे दोस्तों हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस को पढ़ते हैं, देन उसके बाद मेरे दोस्तों हम लोग डिटेल में पहले समझ लेते होता क्या है एंड उसके बाद हम लोग आके यहाँ पे रीडिंग करेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा मेरे यारों। ठीक है, चलिए एक इलस्ट्रेशन के हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो ध्यान देते रहिएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों देखिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस हम लोग मेरे दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं अभी। ठीक है, ध्यान दीजिए।
देखिए बच्चों, आपका जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकलता है ना मेरे दोस्तों, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको मेरे दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाता है। मान लीजिए हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, मैं आपको बताऊं क्या। हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है मेरे दोस्तों, हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, हाँ, 2857, राउंड ऑफ में 2857 करके हमारा 2857 करोड़, 2857 करोड़ करके मेरे दोस्तों हमारा क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। और अज्यूम कर लीजिए हमारा जो टैक्स रेट है मेरे दोस्तों वो फ्लैट 30% चल रहा है, ठीक है। सरचार्ज और वो फालतू के झमेले, मैं भी सीए मेरे दोस्तों, मेरे को भी पता है वो सब आता है करके, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल, अपने को एग्जांपल समझना भैया, कंसेप्ट समझना है अपने को, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। 30% का मैं टैक्स रेट लगाता हूँ मेरे दोस्तों, 857 इससे गायब कर देता हूँ और यहाँ पे 2000 करोड़ रुपए मेरे दोस्तों बचते हैं। और आपको पता है मैंने 2000 रुपए कमाया हूं, लेकिन मैंने 2000 करोड़ रुपए कमाया हूं मेरे दोस्तों, लेकिन ये कमाई मेरे अकेले की नहीं है मेरे दोस्तों। मेरे कंपनी के अंदर जितने भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है मेरे दोस्तों, ये कमाई उन सब लोगों की है। और वो कितने हैं आपको पता है मेरे दोस्तों, 2 करोड़ शेयर होल्डर्स है। वो कितने हैं, 2 करोड़ का शेयर होल्डर्स बेस है मेरे दोस्तों। 2 करोड़ लोगों के पास मेरे शेयर्स है, 2 करोड़ लोगों के पास मेरे शेयर्स है, कि 2 करोड़ शेयर्स लोगों के पास है मेरे दोस्तों, 2 करोड़ शेयर्स लोगों के पास है। आपको ये चीज ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक ज्यादा होल्डिंग भी रख सकता है तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम होंगे, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स तो ज्यादा होंगे ना। तो 2 करोड़ मेरे दोस्तों नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे। कितने नंबर ऑफ शेयर्स, ध्यान रखो यहाँ पे, ये नंबर ऑफ शेयर्स पकड़ो इसको, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, 2 करोड़। अब मेरे दोस्तों ये जो 2000 करोड़ कमाया ना मैंने, अब आपके पास मेरे यारों 2 ऑप्शंस आएंगे। अब आपके पास मेरे दोस्तों 2 ऑप्शंस आ जाते हैं कि ये 2000 करोड़ के साथ किया क्या जाए करके। आपके पास क्या बोला मैंने, कितने ऑप्शंस आ जाएंगे, 2 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन ऐसा होगा मेरे दोस्तों, पहला ऑप्शन ऐसा होगा, वैसे 2 तो नहीं, यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, लेकिन मैं उसको ब्रॉडली 3 ऑप्शंस में मेरे दोस्तों, 3 ऑप्शंस में मैं उसको डिवाइड करता हूं, आईसीआई नहीं करती, मैं उसको डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन ये कि भैया ये जो 2000 करोड़ है ना, ये आपने किसके मदद से कमाए, ये आपने किसके मदद से कमाए भैया, ये आपने किसके मदद से कमाए, तो 2 करोड़ शेयर्स के मदद से कमाए। तो एक काम करो, पर शेयर पे आप 1000 रुपए पर शेयर का डिविडेंड बांट दो मेरे दोस्तों, और खत्म करो ना यार, किस्सा खत्म करो। वो लोगों का पैसा था, वो लोगों के मदद से आपने ये चीज कमाई, उनको वापस कर दो करके, उनको वापस कर दो। ये आपका पहला इरादा हो सकता है मेरे दोस्तों। दूसरा ऐसा हो सकता है कि एक काम करो यार, एक काम करो, इसमें से है ना 1000 करोड़ रुपए मेरे दोस्तों सेव करो, और 1000 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांट दो, और 1000 करोड़ रुपए को बच्चों क्या करो, 2 करोड़ लोगों में बांट दो। 1000 करोड़ को 2 करोड़ में बांट दो, मतलब 500 रुपए आ जाएगा, 500 पर शेयर, 500 पर शेयर मेरे दोस्तों बांट दो। या तीसरा ऑप्शन मेरे दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि एक काम करो, पूरा के पूरा 2000 करोड़ क्या करो मेरे दोस्तों, सेव करो, पूरा के पूरा 2000 करोड़ मेरे दोस्तों सेव करो। मैं जिस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं इस टॉपिक की बात करने जा रहा हूं आपके साथ। मतलब कौन सा, जहां पे आप लोग ये पैसा मेरे दोस्तों क्या करते हो, जहां पे आप लोग पैसा सेव करते हो, मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं मेरे दोस्तों। ध्यान से स्क्रीन की ओर देखते रहिएगा, भूलना नहीं है, भटकना नहीं है मेरे यारों, ध्यान दीजिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। बोलो समझो है ना अभी तक। चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ रहा हूं मैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। 2000 करोड़ का क्या बोला मैंने भैया, 2000 करोड़ आपने कमाया था, आपने कुछ पोर्शन सेव किया, दूसरे इसमें आपने पूरा सेव कर लिया मेरे दोस्तों, एक फूटी कौड़ी नहीं दी अपने शेयर होल्डर्स को। ऐसा भी आप कर सकते हो। बेसिकली ये चीज आप करते क्यों हो मेरे दोस्तों, ये चीज आप कर क्यों रहे हो, बात आती है कि सर ये हम लोग कर क्यों रहे, ताकि ये पैसा हमको क्या मदद करेगा, फ्यूचर में मदद करेगा। ये पैसा जब हमारे पास पैसा नहीं होगा, हो सकता है ना यार, बिजनेस के क्या सभी दिन बिजनेस के सेम चलते हैं क्या, नहीं मेरे दोस्तों। लाइफ साइकिल आपने पढ़ा है ना बिजनेस का, वो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन करके, ऐसा आईटीएसएम वगैरह में पढ़ते हो आप लोग, ईआईएसएम में पढ़ते हो आप लोग, है ना। तो हो सकता है ये आप लोग मेरे दोस्तों क्या करो, फ्यूचर के लिए सेव करो, ताकि आपको फ्यूचर में
फाइनेंस, ओन फाइनेंस करने में मदद करे। हो सकता है अगले साल आप डिविडेंड ना, कभी आप फ्यूचर में डिविडेंड ना दे पाओ क्योंकि आपने उतना सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं कमाया, तो आप लोग ये जो पैसा कमा रहे हो, ये जो पैसा सेव कर रहे हो, आप इससे डिविडेंड भी बांट सकते हो। या तीसरा तो मेरे दोस्तों सबका मालिक एक मतलब क्या, ये आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग करता है, या आपको फाइनेंशियली मेरे दोस्तों स्ट्रांग करता है। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी, अगर इस कंपनी को मेरे दोस्तों 1500 करोड़ की रिक्वायरमेंट होंगी, तो 1000 करोड़ है तो इन्होंने अपने लोगों से ही ले लिया, मतलब क्या बाहर से 500 करोड़ ही लेना, और इंटरेस्ट कितने पे जाएगा, केवल 500 करोड़ पे। लेकिन अगर उसी मुकाबले मेरे दोस्तों 1500 करोड़ लिया होता बाहर से, तो प्रेशर अलग बिल्डअप होता, और मेरे दोस्तों ऊपर से इंटरेस्ट कितना हैवी बैठता, आप ही सोच लीजिए मेरे यारों। सही बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो मेरे दोस्तों, बताना मेरे को जरूर, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आप ही ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, क्या कि फाइनेंस डिविडेंड या फाइनेंशियली स्ट्रांग करती है ये मेरे दोस्तों कंपनी को, तो आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस मेरे यारों करना चाहिए। अब मैं बात करूं नेचर ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो मैं आपको बताता हूं, ये जो रिजर्व होते हैं ना मेरे दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं। मैं फिर से रिपीट करूं, रिजर्व दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेवेन्यू नेचर रिजर्व, एक क्या होता है मेरे दोस्तों, बोलेंगे सब लोग मेरे साथ, रेवेन्यू नेचर रिजर्व, और एक होता है कैपिटल नेचर रिजर्व मेरे दोस्तों। रेवेन्यू रिजर्व का जो रेवेन्यू रिजर्व होता है ना मेरे दोस्तों, ये अवेलेबल होता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, टू शेयर होल्डर्स। अब मेरे दोस्तों आपने लिक्विडेशन का चैप्टर पढ़ा है अकाउंट्स 2 में, आप लोग जानते हो भैया शेयर होल्डर्स को सबसे आखिरी में पैसा दिया जाता है। अगर कोई मेरे दोस्तों रेवेन्यू नेचर का रिजर्व है जो हम लोग रखते हैं, और हम लोग बोल रहे हैं अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स, मतलब क्या, सबसे लोअर कैटेगरी वालों के लिए भी ये अवेलेबल है, मतलब क्या, उसके ऊपर वाले तो डीम्ड अवेलेबल है मेरे दोस्तों, उसके ऊपर वाले तो डीम्ड अवेलेबल है। तो ऐसे सिचुएशन में फ्री नेचर का रिजर्व है, आप इसको भयंकर तरीके से यूज कर सकते हो मेरे दोस्तों। क्या बोला मैंने, आप इसको भयंकर तरीके से मेरे दोस्तों इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन कैपिटल रिजर्व जो होते हैं मेरे दोस्तों, इस पे रोक टोक है। एग्जांपल आप जानते हो, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व करके मेरे दोस्तों, जो हमने पढ़ा था सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट करके, बस वही मेरे दोस्तों उस चीज का पार्ट है। मतलब क्या रिस्ट्रिक्टेड नेचर है, कुछ बोल के रखा है भैया, उसी चीज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, उसके अलावा आप इसको यूज नहीं कर सकते मेरे दोस्तों, ठीक है। अब मेरे यारों ऑडिटर चेक कैसे करेंगे इस चीज को। अब ऑडिटर मेरे दोस्तों चेक कैसे करेंगे इस चीज को, तो ऑडिटर को कुछ करना ही नहीं है मेरे दोस्तों, और ऑडिटर को कुछ करना ही नहीं है। ऑडिटर सबसे पहले क्या करेंगे मेरे दोस्तों, ट्रेस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। क्या ट्रेस करेंगे भैया, ओपनिंग बैलेंस क्या था रिजर्व्स एंड सरप्लस का, रिजर्व्स एंड सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस था, ये उसको कहां से पता चलेगा मेरे दोस्तों, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट से। आप ऐसे इमेजिन करो मेरे दोस्तों, आप ऑडिट करने जा रहे हो रिजर्व्स एंड सरप्लस का, तो आप बोलोगे ना भैया शुरुआत कहां करूं, तो आप बोलोगे शुरुआत, आप पूछोगे मेरे से सर शुरुआत कहां से करें, तो मैं बोलूंगा शुरुआत से ही करके। मतलब क्या, ओपनिंग बैलेंस देख ले सबसे पहले भैया, सब कुछ ठीक है क्या, ट्रेस कर ओपनिंग बैलेंस को सबसे पहले। दूसरा मैं बोलूंगा भैया कोई चेंजेस तो नहीं किए ना, कोई चेंजेस हो सकता है ना, आपने ओपनिंग किया और उसमें चेंजेस किया हो, जैसे आपने AS4 पढ़ा है मेरे दोस्तों, एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स के बारे में आप लोगों ने मेरे दोस्तों पढ़ लिया होगा, है ना। तो वो सिचुएशन में क्या होता है, जो एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट, आप उसको एडजस्ट करते हो रिजर्व्स एंड सरप्लस के में, क्योंकि अल्टीमेटली पिछले साल का प्रॉफिट कहां गया होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में गया होगा। तो आप अगर कुछ चेंजेस होंगे प्रीवियस ईयर के, तो उसका इफेक्ट भी आप कहां दोगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में दोगे मेरे यारों, दोगे कि नहीं दोगे, आप बताओ यार मेरे को, आप बोलते नहीं हो कुछ यार, क्या बताओ आपको, है ना। तो चेंजेस का भैया इफेक्ट देख लो, चेंजेस का इफेक्ट किससे, AS4 से एडजस्टिंग इवेंट्स का आप चेंजेस देते हो, नॉन एडजस्टिंग अगर इवेंट्स होंगे तो उसके आप चेंजेस नहीं दोगे, या आप AS4 में मेरे दोस्तों, AS4 रिवाइज्ड आपके लिए एप्लीकेबल हो चुका है, आप जानते हो ये सब चीजें, ठीक है। अकाउंट्स की भाषा है, मैं अकाउंट्स में ज्यादा घुसना नहीं चाहूंगा, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं कि दो प्रकार के इवेंट्स होते हैं। एक देखो क्या होता है, थोड़ा हल्का सा कंसेप्ट ले जा रहा हूं, बस ध्यान दीजिएगा, बस देखो ये होता है 31/3।
ठीक है। वैसे तो मेरे दोस्तों अपनी बैलेंस शीट बनती है इस डेट की यारो, लेकिन अपनी बैलेंस शीट तो यहां तक प्रिपेयर होती है ना, बैलेंस शीट बाद में प्रिपेयर होती है, क्योंकि आपको पता है ऑडिट भी करते हैं तो 30 सितंबर तक सबमिट करना पड़ता है, तो उससे पहले पहले अपना बनता है। मतलब अब मेरे दोस्तों इसके दरमियान कुछ घटनाएं क्रम हुई होंगी, तो उसका इफेक्ट इस पे देना कि नहीं देना। अगर मेरे दोस्तों वो जो यहाँ पे जितने भी घटनाक्रम हुई है ना, अगर वो इससे रिलेटेड है, मतलब क्या वो कंडीशन 31/3 पे एग्जिस्ट करती थी, वो घटनाएं की, वो इवेंट्स की कंडीशन 31/3 पे एग्जिस्ट करती थी मेरे दोस्तों, तो आप उसको बोलोगे एडजस्टिंग इवेंट्स और आप एडजस्ट कर लोगे। लेकिन मेरे दोस्तों वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं करती थी, वो यहाँ पे अगर नहीं करती थी एग्जिस्ट कंडीशन, तो आप उसको घटनाक्रम को एडजस्ट नहीं करोगे 31/3 में, आप चलने दोगे, आप उसको अगले साल ही मेरे यारो, आप उसको अगले साल ही लोगे अपने बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का कंसेप्ट। हल्का सा छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा ऐसे है मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है लेकिन। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा साइड में खिसकना है, आपको थोड़ा सा मेरे दोस्तों साइड में खिसकना है, और आपको क्या चेक करना भैया, इस साल का टोटल प्रॉफिट कितना था, इस साल का टोटल प्रॉफिट कितना था, और हमने डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कितना किया करके। तो जो बैलेंस बचाऊंगा, अब बोलो ये कहाँ आएगा, तो ये कहाँ आएगा मेरे दोस्तों, बच्चे डे अपन करते नहीं कैसे, बोलो कहाँ आएगा, तो वैसे मैं आपको कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कहाँ आएगा मेरे दोस्तों, ये आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो आपको वो चेक करना भैया टोटल प्रॉफिट कितना और उसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कितना किया, और जो बैलेंस बचाओ बराबर रिजर्व्स एंड सरप्लस में आयु कि नहीं हुए मेरे दोस्तों, मतलब क्या एनी चेंजेस, इसको मैं बोलूंगा एनी चेंजेस करंट ईयर के। ठीक है, उसके बाद लास्ट में मेरे दोस्तों, लास्ट में आपको क्या चेक करना है, लास्ट में आपको मेरे दोस्तों चेक करना है क्लोजिंग वाला है। एक ऑडिटर को मेरे दोस्तों, एक ऑडिटर को एक पॉइंट तो हमेशा चेक करना चाहिए। मैंने जो अभी आपको AS4 के बारे में अच्छी खासी गाथाएं बताई मेरे दोस्तों, अगर क्या होता है कि इस पर्टिकुलर ईयर का डिविडेंड मेरे दोस्तों यहाँ पे होता है, इस पर्टिकुलर ईयर का डिविडेंड यहाँ पे मेरे दोस्तों क्या होता है, डिक्लेयर होता है, यहाँ पे उसको डिक्लेयर किया जाता है। तो बच्चों आपको मेरे यारो, आपको उसको यहाँ पे एडजस्ट करना है क्या, आपको 31/3 पे उसको एडजस्ट नहीं करना है। डिविडेंड जो आप डिक्लेयर बाद में करते हो मेरे दोस्तों, उसको आप एडजस्ट नहीं करोगे। आपने यहाँ पे डिविडेंड, आपने मेरे दोस्तों यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया और उसको डिस्ट्रीब्यूट भले ही बाद में किया हो, लेकिन यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया मेरे दोस्तों, तो ऐसे सिचुएशन में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे मैं जानता हूं कि एक टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है, डिक्लेयर करने से डिस्ट्रीब्यूट करने के बीच में एक टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है, बट स्टिल आपने 29 मार्च को किया मेरे दोस्तों, तो ऐसे सिचुएशन में वो प्रीवियस ईयर में आ जाएगा बराबर, आप उसको ले लीजिएगा। लेकिन आप उसको मेरे यारो क्या करते हो, 1 अप्रैल को डिविडेंड डिक्लेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, डिक्लेयर भी 1 अप्रैल या उसके बाद किया, या उसके बाद ही मेरे दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ऐसा नहीं चल से। आपको ऐसे सिचुएशन को एडजस्ट नहीं करना है 31/3 के बैलेंस शीट में। ऑडिटर को ये चीज को ध्यान में रखना होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि एक स्पेशल पॉइंट है, ये चीज आपको एग्जाम में लिखना भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों, मार्क करके रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए मेरे दोस्तों एक बार पढ़ ले क्या अपन लोग, एक बार अपन एक काम करते हैं, फटाफट मेरे दोस्तों पूरा अपना बुक घुमा लेते हैं, जो बुक में दिया है, जो अपने इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में दिया है बेसिकली। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिजर्व्स एंड सरप्लस में मेरे दोस्तों अपने को क्या देखना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में मेरे यारो अपने को सबसे पहले देखना है, देखो एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं, मैंने आपको पूरा कंसेप्ट तो बता के रख ही दिया हूँ, चलो एक बार फटाफट रीड कर लेंगे मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मेरे यहाँ पे। ठीक है, चलिए, reserves are the amounts appropriated out of the profits that are not intended to meet any liability, क्योंकि मेरे बच्चों जो चीज, अगर आप लोग मेरे बच्चों देखो, ये क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे बच्चों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला होता, तो ये मेरे दोस्तों डिडक्ट होते पीबीटी के पहले, लेकिन ये कब हो रहे, पीबीटी के बाद डिडक्ट, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है ना मेरे दोस्तों, उसके बाद ये डिवीजन हो रहा है, मतलब क्या, ये ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है। लेकिन जैसे इंटरेस्ट होता है अपना डिबेंचर्स का, वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। वैसे ही आप कोई प्रोविजन क्रिएट करते हो, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का आपने प्रोविजन क्रिएट किया, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। लेकिन रिजर्व्स क्या है हमारे, रिजर्व्स है मेरे दोस्तों अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ये चीज ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट नहीं है, ये क्या है मेरे दोस्तों, अप्रोप्रिएशन, दैट आर नॉट इंटेंडेड टू मीट एनी लायबिलिटी कंटिजेंट
कंटिंजेंसीज, कमिटमेंट और डिमिनुशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स नोन टू एग्जिस्ट एट द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब क्या ये किसी के लिए स्पेसिफिकली हम अलग नहीं कर रहे, एक नॉर्मली ताकि हम लोग खुद मजबूत हो जाए मेरे दोस्तों, उसके लिए हम लोग इसको अलग कर रहे हैं। मतलब क्या मेरे दोस्तों, जैसे देखो आप लोग एक्सरसाइज दो कारण के कर सकते हो। एक तो आप लोग बीमार हो इसलिए आप एक्सरसाइज कर रहे हो मेरे दोस्तों, तो वो आपकी मजबूरी है। लेकिन आप खुद सिर्फ आपको फिट रहना है मेरे दोस्तों और आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वो होता है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये आपको बाद में काम आने वाला है, आप कोई स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं कर रहे हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद रिजर्व्स रिप्रेजेंट द अमाउंट्स अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मेरे दोस्तों पर्पस क्या है ध्यान देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, फाइनेंसिंग फॉर द एक्सपांशन ऑफ द कंपनी एंड स्ट्रेंथनिंग द कंपनी। क्या ये तीनों चीजें हमने देखा था हमारे चार्ट में, एग्जैक्टली देखा था सर। नेक्स्ट उसके बाद द रिजर्व्स कैन बी सेग्रीगेटेड एज अ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिजर्व्स, ये भी मैंने आपको बताया। रेवेन्यू रिजर्व्स रिप्रेजेंट द प्रॉफिट दैट आर अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द शेयर होल्डर्स और बिलो फॉर पर्पस सच एज, मेरे दोस्तों एग्जांपल दिया है कौन से, तो आप लोग इसकी मजे ले लीजिएगा ये एग्जांपल्स के पढ़ के, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कैपिटल रिजर्व रिप्रेजेंट अ रिजर्व व्हिच डज नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट रिगार्डेड एज अ फ्री, डज नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट रिगार्डेड एज फ्री। मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्टेड नेचर की रिजर्व है। फिर से मैं बोलना है ना मेरे को, मैं क्या बोला भैया, कौन से बोलना है अपने को, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व जो होते हैं ना मेरे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है, कोई भी आ जाओ कोई भी लेके चला। लेकिन जो कैपिटल रिजर्व होते हैं ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं होते मेरे दोस्तों, ये केवल कुछ ही चीजों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप लोग जानते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम का एग्जाम्पल दूंगा। इट मे बी नोटेड दैट इफ अ कंपनी अप्रोप्रिएट्स अ रेवेन्यू प्रॉफिट फॉर बीइंग क्रेडिटेड टू द asset replacement reserve with the objective that these are to be used for the capital purpose, such reserve shall also be nature of capital reserve। मेरे दोस्तों आप लोग एक एन्युटी वाला मेरे दोस्तों डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट पढ़ते थे, जिसमें आप लोग क्या, जितना डेप्रिसिएशन लगता था उतना प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करके एक रिजर्व क्रिएट करते थे, ताकि कल चल के जब अपना असेट रिटायर्ड होगा तो हम वो पैसों का प्रयोग करेंगे करके वो पर्टिकुलर असेट खरीदने में। याद आ रहा है कि था ना? तो वैसे सिचुएशन में मेरे दोस्तों वो जो बनता था ना, वो कैपिटल नेचर का रिजर्व पड़ता था। आप लोगों ने फाउंडेशन वगैरह में पढ़ा होना चाहिए मेरे दोस्तों, मुझे ध्यान था जब मैं सीपीटी में था तो ये चीज थी हमको, तो मतलब अब आपका फाउंडेशन है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अ कैपिटल रिजर्व जनरली कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर रिटर्न डाउन ऑफ अ फिक्टिशियस असेट्स एंड लॉसेस। वी नो दैट सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग मेरे दोस्तों वो पुराने जो लॉसेस होते हैं वो चीजों के लिए हम लोग उड़ा सकते हैं, बोनस शेयर्स के लिए उड़ा सकते हैं, कई चीजों के लिए मेरे दोस्तों उड़ा सकते हैं ये चीज को, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बट नो बट शट मेरे दोस्तों, हाँ ठीक है, क्या है यहाँ पे, बट द अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम और द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड फॉर सेक्शन 52 एंड 55 ऑफ द एक्ट रिस्पेक्टिवली। ऑब्वियस बात है, कंपनीज एक्ट ने आपको मेरे दोस्तों बता चुके हैं कि ये पर्टिकुलर नेचर के रिजर्व आप कहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कहाँ पे प्रयोग कर सकते हो, आप केवल वहीं पे कर सकते हो मेरे दोस्तों, ऐसे किसी भी उठे सुठे आप लोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में मेरे दोस्तों कुछ नहीं, असर्शंस की बात की, सेम असर्शंस है जो ऊपर थे, ECVD मतलब क्या, एग्जिस्टेंस है, कंप्लीटनेस है, वैल्यूएशन है और डिस्क्लोजर है। बोलो सब लोग मेरे साथ, सब लोग बोलेंगे क्या, एग्जिस्टेंस है, बोलो सब लोग, एग्जिस्टेंस है, कंप्लीटनेस है, वैल्यूएशन है, डिस्क्लोजर है। एग्जिस्टेंस है, कंप्लीटनेस है, यहाँ पे लिख कर रखना पड़ेगा आपको, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन और डिस्क्लोजर मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर देखेंगे। सबसे पहले मेरे दोस्तों क्या बोल रहा है, ट्रेस करो किस चीज को भैया, ओपनिंग बैलेंस को ट्रेस करो ऑफ द रिजर्व्स एंड सरप्लस टू द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको मिलेंगे ओपनिंग बैलेंस मेरे दोस्तों। जो पिछले साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे उनसे ट्रेस करो भैया, देखो कि वहां पे बैलेंस कितना है मेरे दोस्तों, वो चीज को देखो। उसके बाद आपको चेक करना होगा फॉर एडिशन या यूटिलाइजेशन इन द करंट ईयर इन केस ऑफ, मेरे दोस्तों मतलब क्या, आपको देखना है करंट ईयर की चीजें, फिर आपको क्या देखना है, फिर करंट ईयर की चीजें। कैसे देखोगे आप सबसे पहले चेक करो प्रॉफिट एंड लॉस को मेरे दोस्तों, चेक करो कि भैया सरप्लस है कि डेफिसिट आया है, क्या आया, उसके हिसाब से आपने क्या एडजस्ट किया है। फिर अगर आपने कोई डिविडेंड पेमेंट किया है, क्या टैक्स रिलेटेड पेमेंट जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स किया है, तो क्या अप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन पास होने के बाद वो सब पेमेंट करने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपने ट्रांसफर किया कि नहीं किया मेरे दोस्तों, वो भी चेक करो। नेक्स्ट उसके बाद क्या, स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स शुड नोट दैट एज फॉर रिवाइज्ड इफ द डिविडेंड्स टू द
होल्डर्स ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रपोज्ड और डिक्लेयर्ड, क्या बोला मैंने, प्रपोज या डिक्लेयर आपने किया आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एन एंटिटी शुड नॉट रिकॉग्नाइज दोज डिविडेंड्स एज लायबिलिटी एज एट द बैलेंस शीट डेट. इट शुड हाउएवर डिस्क्लोज द अमाउंट्स ऑफ द डिविडेंड दैट वर सपोज्ड, दैट वर प्रपोज्ड और डिक्लेयर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर अप्रूव्ड फॉर द इशू करके. मेरे दोस्तों देखो कितना सिंपल है. मैं जो आपको बताया था ना एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग सेम चीज है. उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में आप लोग मेरे दोस्तों पढ़ चुके हो. ये चीज की एक्सेस जो आप नॉमिनल वैल्यू से मंगाते हो मेरे दोस्तों उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में जमा कर दो. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. शेयर कैपिटल में ऐसा यहाँ पे लिख रहे हैं. ठीक है. उसके बाद मेरे दोस्तों रिजर्व्स एंड सरप्लस को क्लासिफाई करते हैं. कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिटेन अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस, एक्सचेंज डिफरेंस ऑन द अकाउंट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू फॉरेन ऑपरेशन. अगेन आप लोग मेरे बच्चों फॉरेन ऑपरेशन का ग्रुप 2 के अकाउंट्स में मेरे दोस्तों आप लोग पढ़ते हो तो उसमें आप लोग जानते होंगे कि एक इसी प्रकार का एक रिजर्व क्रिएट होता है फॉरेन ऑपरेशन से रिलेटेड जो 31 मार्च के बैलेंसेस होता है. अब वो रियलाइज तो होते नहीं है अपने, तो ऐसे सिचुएशन में अपन उसको रिजर्व डाल के रख देते हैं मेरे दोस्तों. ठीक है. चलो आपको मेरे दोस्तों चेक क्या क्या करना है एकदम शॉर्ट में मैंने दोस्तों यहाँ पे लिख के रख दिया वो आपके लिए. आपको अगर मैं बताऊँ तो ये पूरी शॉर्ट में चीजें यहीं पे बुक के अंदर ही. वैसे तो मैं आपको अलग से कॉम्पैक्ट आती है लेकिन मेरे दोस्तों मैं यहीं पे ये वाली चीज यहीं पे लिख के रख दिया. क्या कि भैया बैलेंस देख लो ओपनिंग का, चेंजेस देख लो, टोटल प्रॉफिट, डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट किया और बचा हुआ ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग होना चाहिए. और कोई एनी अदर चेंज होंगे तो वो देख लो और बैलेंस एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड भी देख लो मेरे दोस्तों. आपका ये किस्सा खत्म हो जाता है. बताओ बच्चों आसान है कि नहीं है? आप ही बताओ यार कितना आसान है ना, कितना आसान है. बच्चे इससे डरते हैं यार. बताओ मेरे को कितना चिल्लर एकदम, मतलब क्या बताऊँ आपको. कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाया क्या अपन ने? कुछ नहीं मेरे दोस्तों, बहुत आसान है. बस आपको चार्ट ध्यान में रखना है अपना अपना. ये जो चार्ट बनते जाना है ना मेरे दोस्तों, चार्ट ये जो ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा जो अपन चीजें समझ रहे हैं ना, बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है तो आपका कोई बाल भी वाका नहीं कर पाएगा. हाँ कम ऑन. चलो आगे बढ़े क्या मेरे दोस्तों. चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ा जाए और हम लोग अब पढ़ते हैं मेरे दोस्तों कुछ नया वाला टॉपिक जिसका नाम है क्या, बोरोइंग्स करके. आइए बोरिंग में मेरे दोस्तों चलिए ध्यान दीजिएंगे हम लोग नेक्स्ट वाला चीज पढ़ने जा रहे हैं. अभी कौन सा है वो, बोरिंग. ठीक है. ध्यान दीजिए दोस्तों. दोस्तों आप लोग जानते हो कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए मेरे दोस्तों अपने को विटामिन एम लगता है ना. विटामिन एम लगता है अपने को जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, पैसा लगता है मेरे दोस्तों, है ना. पूरा पैसा लगता है भैया, विटामिन एम लगता है कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए मेरे दोस्तों. अब पैसा मेरे दोस्तों हो सकता है ना कि बिजनेस में लगने वाला पैसा, जितना भी बिजनेस में पैसा लग रहा है मेरे दोस्तों, ये जो पैसा है ये ओनर्स दे, मतलब अपने लोग दे मेरे दोस्तों, ओनर्स दे. हो सकता है लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर बार ओनर्स ही पैसा देंगे करके. अरे भैया उतनी आपके मार्केट में उतना आपका नाम होना चाहिए तब जाके लोग आपके शेयर्स खरीदेंगे. तब हम लोग बोलेंगे कि अपने को ओनर्स ने पैसा दिया है करके, मतलब ओनर्स फंड. इसको मैं दोस्तों ओनर्स फंड बोलेंगे हम लोग. जो बेसिकली आपका शेयर कैपिटल होता है मेरे दोस्तों उस चीज को बोला जाता है. और दूसरा क्या होता है, दूसरा मेरे दोस्तों होता है बोरोइंग्स करके. दूसरा क्या होता है, बोरोइंग्स करके, मतलब मेरे दोस्तों लोन फंड्स भी इसको प्यार से मेरे दोस्तों बोलते हैं. इसको बोरोअर फंड्स भी मेरे दोस्तों प्यार से बोलते हैं, है ना. ध्यान दीजिएगा सब लोग. अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ना मेरे दोस्तों, वो ये पर्टिकुलर टॉपिक की अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मेरे दोस्तों कि बोरोइंग्स मतलब क्या होता है. अब आपको समझ गया ना, पैसा लगता है. एक पैसा मेरे दोस्तों अपने लोग दे सकते हैं और दूसरा कोई बाहर वाले लोग दे सकते हैं. जो बाहर वाले से हमने पैसा लिया उसको हम लोग बोलते हैं बोरोइंग्स. बोरोइंग्स पे आप अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों, आपको मेरे यारों क्या करना पड़ता है, टाइमली मेरे बच्चों इसका रीपेमेंट करना पड़ता है. इस चीज का रीपेमेंट करना पड़ता है और इस पे आपको मेरे बच्चों कॉस्ट बैठता है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जिसका नाम मेरे दोस्तों क्या होता है, इंटरेस्ट होता है. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट होता है. इज जस्ट एज गुड एज टेकिंग मेरे दोस्तों, इट्स जस्ट एज गुड एज टेकिंग लोन फ्रॉम अ बैंक यारो.
मान लीजिए अपन बैंक से जब लोन लेते मेरे दोस्तों, अपन ने बैंक से लोन लेते मेरे दोस्तों, तो अपन बैंक को क्या देखते हैं, एक तो रीपेमेंट करते हैं मेरे दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट का। अपन रीपेमेंट किस चीज का करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट का। और दूसरा अपन करते हैं रीपेमेंट इंटरेस्ट का मेरे बच्चों, वो पैसे का आप यूज कर रहे हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है मेरे दोस्तों। आज का 1 रुपया कल उसकी वैल्यू गिर जाएंगी मेरे दोस्तों, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। जो चीज आज 10 रुपए की मिल रही है, जरूरी नहीं है वही चीज कल चल के 10 रुपए की मिले मेरे दोस्तों। और सामने वाले ने आपका पैसा दिया है मेरे दोस्तों, तो वो आपसे उसके बदले पैसा लेगा। और सामने वाले ने आपको टाइम दिया है मेरे दोस्तों, तो वो आपसे उसके बदले भी पैसा लेगा मेरे यारो। ये चीज आपको समझ रहा हूंगा, समझ रहा है क्या, समझ रहा है ना। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो हमको ऑडिटर साहब को क्या देखना है मेरे दोस्तों, ऑडिटर साहब को बोरोइंग के बारे में चेक करना है मेरे दोस्तों, बोरोइंग के बारे में चेक करना है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसमें एक और एग्जांपल आता है मेरे दोस्तों डिबेंचर्स करके। डिबेंचर्स कुछ नहीं होता है, आम जनता मैंगो पीपल से आप लोग जब लोन लेते हो मेरे दोस्तों, एक यूनिट्स बांट के तो उसको हम लोग मेरे दोस्तों डिबेंचर्स बोलते हैं। और डिबेंचर्स भी क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है भैया। इस पे पे करने वाला इंटरेस्ट भी क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मैं ऐसा बोल रहा हूं यहां पे, है ना। चलिए अब बात करेंगे कि सर ऑडिटर इसको कैसे चेक करेगा, आप ये बताइए सर ऑडिटर कैसे चेक करेगा भैया। सबसे पहले ऑडिटर आएगा और ऑडिटर आपके एग्रीमेंट्स को चेक करेगा मेरे दोस्तों। सबसे पहले ऑडिटर आपके एग्रीमेंट्स को चेक करेगा भैया, आपके लोन एग्रीमेंट्स को। किसको, लोन एग्रीमेंट्स को, कि भैया आपका लोन कितने अमाउंट का है, उस पर क्या सिक्योरिटी आपने दी है, कब कब उसके ड्यू डेट है, क्या इंटरेस्ट रेट है, और वो सब चर्चाएं करेगा मेरे दोस्तों। और उसके बाद ये चेक करेगा कि जो आपने रिकॉर्ड किया है मेरे दोस्तों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो आपने रिकॉर्ड किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरे दोस्तों, क्या वो एज पर एग्रीमेंट है कि नहीं है मेरे दोस्तों, वो चीज को भी रिकॉर्ड करेगा, वो चीज को भी चेक करेगा मेरे दोस्तों। कौन, ऑडिटर चेक करेगा। और ऑडिटर आपको क्या लगता है, देखो भैया एग्रीमेंट पढ़ लिया और बुक्स को चेक कर लिया तो मान जाएगा क्या ऑडिटर, आहा। अब ऑडिटर इसको कंफर्म करने की कोशिश करेगा, इसको कंफर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश करेगा। और इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन का रेलेवेंस तभी पड़ता है जब वो मेरे दोस्तों क्या हो जाए, एक्सटर्नली जब कोई चीज कंफर्म हो तो उसका मेरे यारों क्या बनता है, एक अच्छा वेटेज बनता है। आप लोग ऐसे जानते हो, ऐसे 505 इसके अंदर आता है मेरे दोस्तों। एस उसके बाद मेरे दोस्तों ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर अगर आपको ऑडिटर चेक करेगा कि भैया आपका हायर परचेस वगैरह जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हुए हैं क्या, हायर परचेस लीजेस इस प्रकार के अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट या मेरे दोस्तों एग्रीमेंट को भी क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। कौन, ऑडिटर दोस्तों बिंदास चेक कर सकता है। उसके बाद मेरे दोस्तों वो चेक करेगा कि भैया अगर आपने डिबेंचर इशू किया है तो उसका मेरे यारों वो सब चीजें चेक करेगा कि उससे रिलेटेड क्या कॉन्ट्रैक्ट्स था, आपने क्या देने का, कितना इंटरेस्ट देने का वादा किया है, क्या है उसके रिडेम्पशन टर्म्स कैसे है मेरे दोस्तों, वो सब चीजों का मेरे यारों कौन देखेगा, वो सब चीजों के बारे में देखेगा हमारा ऑडिटर मेरे यारों। उसके बाद आखिरी में वो देखेगा कि भैया जो भी डेब्ट था और वो क्या प्रॉपरली डिस्चार्ज हो गया है क्या। और देखो भैया डेप्ट पहली बात तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्रिएट करता है, तो डेप्ट अब हमको खत्म करना है, तो डेप्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। डेप्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो डिस्चार्ज होने के बाद जो अप्रोप्रिएट असेट को आपने गिरवी रखा था ये डेप्ट के लिए मेरे दोस्तों, वो असेट डिस्चार्ज आपको कराना होगा। क्या बोला मैंने भैया, देखो आपने डेप्ट लिया था, आपने क्या लिया मेरे दोस्तों, पैसा लिया। अब इस पैसे के लिए मैं क्या बोलता हूं, एक काम करो, ये जो मेरी बॉटल है ना आप ये रख लो, अगर मैं ये पैसा नहीं दे पाया तो बॉटल बेच के पैसा वसूल लेना करके मैं ऐसा बोल रहा हूं मेरे दोस्तों। तो ये चार्ज हो गया, बॉटल मतलब क्या हो गई मेरे दोस्तों, बॉटल चार्ज हो गई, ठीक है। अब मैंने आपको आपका लोन रिपे कर दिया मेरे दोस्तों, तो मैं क्या कर रहा हूं, बॉटल को डिस्चार्ज करा रहा हूं मेरे दोस्तों। तो वो रिस्पेक्टिव असेट को आपने डिस्चार्ज कियो कि नहीं कियो मेरे दोस्तों, वो भी आपको एक बार चेक कर लेना होगा मेरे दोस्तों। बस ये होंगी हमारी ऑडिट प्रोसीजर और कुछ भी नहीं मेरे दोस्तों। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भैया एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैसे किया जाता है, लेकिन वो कतई बड़ा है मेरे दोस्तों, उसको हम लोग आराम से पढ़ लेंगे, जितने जितने रेलिवेंट पॉइंट्स होंगे उतना पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, उससे बात का छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे। क्यों छोड़ेंगे सर, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, पूरा पढ़ के, ठीक है आप पढ़िएगा पूरा, है ना, पूरा पढ़िएगा, मजे लीजिएगा। चलिए ध्यान दें, ठीक है। देखो सबसे पहले भैया एग्रीमेंट देख लो, लोन एग्रीमेंट वगैरह प्रॉपर चेक कर लो। उसके बाद क्या भैया बुक्स में अपने क्या रिकॉर्ड है वो एज पर एग्रीमेंट है
क्या, तीसरा क्या कंफर्म करो बाहर भैया, चौथा क्या एचपीएल लीजेस कुछ होंगे तो उसके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट देख लो, डिवेंचर का रिडेम्पशन के बारे में भी जान लो, और जो डेप्ट के लिए आपने असेट को गिरवी लगा था अब आप उसको डिस्चार्ज कर ला लोगे मेरे बच्चों, कियो कि नहीं कियो ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आपको एक बार चेक कर लेना होगा। बोलो बच्चों, मैं आगे 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 अब हम लोग पढ़ सकते हैं क्या इस चीज को, चलो पढ़ लेते हैं, बस इतना सा पढ़ना है मेरे दोस्तों और कुछ नहीं, बस इतना सा डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर के ऊपर तक का पढ़ना है, बाकी हो गया अपना, समझ लीजिए, बाकी आपको तो यूं समझा दूंगा मैं ऐसे, ठीक है, चलो ध्यान देंगे। आइए, liabilities are the financial obligation of an enterprise other than the owner's fund. Liabilities include borrowings, trade payables, other current liabilities, deferred payment credits and provisions. Verification of liabilities is an important as that of the assets, for if any liability is omitted or understated or overstated, the financial statement would do not show a true and fair view of the state of affairs of the company. Obvious सी बात है मेरे दोस्तों, अगर liabilities में अपन ने कुछ थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया मेरे दोस्तों तो क्या ट्रू एंड फेयर व्यू मिलेगा क्या किसी को? ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं मिलेगा सर, ऑब्वियस सी बात है, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं मिलेगा सर। नेक्स्ट उसके बाद, द बिलो टेबल समराइजेज द ऑडिट प्रोसीजर जनरली रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन व्हाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ बोरोइंग करके आपको कौन सी ऑडिट प्रोसीजर? सबसे पहले, ऑल बोरोइंग्स ऑन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट अ वैलिड क्लेम्स बाय द बैंक और थर्ड पार्टी। वैलिड क्लेम करते हैं क्या भैया? मतलब क्या कि जितने भी बोरोइंग्स हम बैलेंस शीट में बता रहे हैं क्या सही में उतने लोन्स पेबल है क्या? मतलब क्या बैंक बोल रही है कि हमको इनसे लेना और अपन बोल रहे नहीं अपने को नहीं देना, मतलब ये अंडरस्टेट हो गई लाइबिलिटी। अपन बोल रहे अपने को देना है लेकिन बैंक बोलती इनसे तो लेना ही नहीं है करके, ये ओवरस्टेट हो गई लाइबिलिटीज। तो ये दोनों इसमें खतरा है मेरे दोस्तों, तो आपको वैलिड क्लेम चेक करना है, मतलब क्या बैंक जितना बोलती है और हम जितना बोल रहे हैं वो सेम है क्या करके, इसी चीज के लिए तो डायरेक्ट कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ले रहे हैं मेरे दोस्तों। और क्या नेक्स्ट उसके बाद, that borrowings have been accounted in the books of accounts of the company on timely basis, the liability is recorded at a correct amount, that the borrowing have been presented, classified and disclosed in the financial statements in accordance with the applicable फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, दैट इज कंपनीज एक्ट एंड द एप्लीकेबल गैप। मेरे दोस्तों मतलब क्या प्रॉपरली प्रेजेंटेड, क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड है कि नहीं है मेरे दोस्तों, वो भी अपने को चीजें चेक कर लेना होगा। सबसे पहले भैया वैलिड क्लेम है क्या, दूसरा टाइमली बेसिस पे प्रॉपर अकाउंट हुआ है क्या, कंप्लीटनेस होना चाहिए, रिकॉर्ड पूरा होना चाहिए मेरे दोस्तों। उसके बाद क्या रिकॉर्डेड पूरा करेक्ट अमाउंट पे होना चाहिए, मतलब क्या अप्रोप्रिएट करेक्ट अमाउंट होना चाहिए मेरे दोस्तों। और आखिरी में क्या प्रेजेंटेड, डिस्क्लोज्ड और क्या होना चाहिए, क्लासिफाइड होना चाहिए मेरे दोस्तों। नेक्स्ट उसके बाद ध्यान देंगे, ध्यान दो इधर, चले आगे बढ़ेगा, ओए ध्यान है क्या? चलो मेरे दोस्तों, ऑडिट प्रोसीजर सबसे पहले आप लोग देखो भैया, बोर्ड मीटिंग्स, क्या बोला, बोर्ड मीटिंग्स के रिव्यू, बोर्ड मीटिंग्स फॉर द अप्रूवल ऑफ न्यू लेंडिंग एग्रीमेंट्स मेरे दोस्तों। ड्यूरिंग द रिव्यू ensure that new loan agreements or the bond issuance were authorized, ensure that significant debt commitments were approved by the board of directors। मतलब क्या भैया, जो भी आप लेंडिंग एग्रीमेंट चेक कर रहे हो भैया, वो लेंडिंग एग्रीमेंट करने से पहले बोर्ड ने इस चीज को बोर्ड मिनट में डिस्कस किया था। बोर्ड मेरे दोस्तों क्या बोला मैंने, बोर्ड मीटिंग में आपको क्या करना है, बोर्ड मिनट्स में इसके बारे में दिया है क्या, बोर्ड मिनट्स में दिया है, मतलब क्या बोर्ड मीटिंग में वही चीज हुई होंगी इसलिए बोर्ड मिनट्स में आया होगा। तो भैया बोर्ड मीटिंग में ये रिस्पेक्टिव एग्रीमेंट्स के बारे में चर्चा हुआ है क्या, वो एक बार देख लो। दूसरा क्या आपको मेरे दोस्तों, एग्री द डिटेल्स ऑफ द लोन रिकॉर्डेड, मतलब क्या बोर्ड मीटिंग में जो चीज हमने डिस्कस किया भैया वही इसका लोन एग्रीमेंट बना है क्या, ऐसा नहीं कि कुछ बलता ही निकल गया करके। उसके बाद मेरे दोस्तों आपको ये भी चेक करना होगा कि जो भी है बोरोइंग लिमिट्स वगैरह ये विद इन हैव नॉट बीन एक्सीडेड, मतलब जितना अपने को लोन लेना था उससे ज्यादा तो नहीं है, या जो बोर्ड मीटिंग में अपना डिस्कस हुआ था कि भैया ये लिमिट तक लोन लेंगे करके, कि उसके ऊपर तो लोन नहीं ले लिया, ये सब चीजें मेरे दोस्तों चेक करना होगा। उसके बाद एक बैलेंस कंफर्मेशन आपको कंफर्मेशन करना होगा मेरे दोस्तों। फिर बाकी लीजेस और हायर परचेज के मेरे दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स देखो। फिर जो भी ट्रस्ट डीड्स फॉर द टर्म्स एंड डेट्स ऑफ द रिडेम्पशन, बोरोइंग रिस्ट्रिक्शन एंड कंप्लायंस विद द कन्वेनेंट्स। कन्वेनेंट्स मतलब कौन होते हैं मेरे दोस्तों, जो बैंक्स आपको पैसा दे रही है मेरे दोस्तों, जो लेंडर होते हैं उसको कन्वेनेंट्स बोलते हैं। तो उनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे अपने रिस्पेक्टिव डीड के भैया, उससे अपन
एग्री करते हैं क्या, या उसको अपन कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे, वो सब चीजें देख लो। व्हेन डेब्ट इज रिटार्डेड एंश्योर डिस्चार्ज ऑफ एन असेट इज डन, आपने डिस्चार्ज ऑफ असेट किया है क्या भैया, वो आपको चेक कर लेना होगा एक बार जब आप डेब्ट को सेटल कर दो मेरे दोस्तों, उसके बाद फिर क्या, ऑब्टेन अ शेड्यूल ऑफ अ लॉन्ग टर्म एंड ऑफ अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंक्लूडिंग डेब्ट्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर एज वेल एज द न्यू डेब्ट और द न्यू renewal of amount showing the beginning and the ending balances and the borrowing taken and repaid during the year and perform the following। आपको सबसे पहले शेड्यूल ऑब्टेन करनी है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का। अगर आप कोई बोरोइंग लेते हो मेरे दोस्तों, और वो बोरोइंग का कुछ पार्ट मेरे दोस्तों आप अगले 12 महीनों के अंदर अंदर सेटल करोगे तो वो आपका शॉर्ट टर्म में आएगा। 12 महीनों के ऊपर वो एक्सीड कर रहा है मेरे दोस्तों, तो वो क्या कहाँ चले जाता है, वो लॉन्ग टर्म में चले जाता है ना। तो आपको हमेशा लोन को मेरे दोस्तों क्लासीफाई करते हुए चलना है, और उस हिसाब से आप लोग क्या करोगे, उस चीज को रिप्रेजेंट करते जाओगे अपने कहाँ पे मेरे दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उस हिसाब से मेरे दोस्तों आप लोग क्या करते जाओगे, रिप्रेजेंट करते जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ध्यान देंगे सब लोग, कंसिडर एनी एविडेंस, कोई भी एनी एविडेंस ऑफ एन एडिशनल डेब्ट ऑब्टेन्ड थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ द मिनट्स बुक ऑफ द बोर्ड मीटिंग। भैया मिनट्स को आइडेंटिफाई करके देख लो कौन से है करके। दूसरा क्या, ट्रेस कर लो क्लोजिंग बैलेंसेस एज पर द शेड्यूल्स टू द जनरल लेजर। जो आप जनरल लेजर बनाते हो रिस्पेक्टिव अकाउंट का, लोन अकाउंट का, उससे मेरे दोस्तों क्लोजिंग बैलेंस देखो, और वो क्लोजिंग बैलेंस प्रॉपरली मैच हो रहा है क्या बैलेंस शीट से, वो भी चीजें मेरे दोस्तों। बोरिंग्स के बैलेंस शीट के बोरिंग्स में जो लिखा है, लाइबिलिटी साइड में जो बोरिंग्स में लिखा है मेरे दोस्तों, वो प्रॉपरली मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चीजें भी मेरे दोस्तों एक बार देख लियो, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्तों ये जो चीजें है ना, ये जो चीजें मैं आपको बता दूं, इसमें से आप लोग सब चीजें मत कीजिएगा। देखो डायरेक्ट कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, डायरेक्ट कंफर्मेशन का प्रोसीजर बताया इन्होंने, तो ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, आप इतना पढ़ के कोई तथ्य की बात नहीं है, इसमें आपको लिखना केवल उतना ही है जो मैक्सिमम आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, मैक्स टू मैक्स मेरे दोस्तों आपको कितने 8 पॉइंट्स आने चाहिए। 8 पॉइंट्स के ऊपर आप लर्न करके कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 8 मार्क के ऊपर तो कितने भी बुरे से बुरे हालत में मेरे दोस्तों नहीं पूछने वाले, और वैसे ही नहीं पूछते, न्यू कोर्स में तो वैसे ही नहीं है यार, जाने दो, न्यू कोर्स की तो बात ही अलग है अपना, है ना। चलो तो ऐसे सिचुएशन में अपन कुछ पॉइंट्स मेरे दोस्तों देख लो, मैं आपको पूरा पढ़वा देता हूं, लेकिन कुछ जितने पॉइंट्स आपको, जितने 8 पॉइंट्स आपको जो लर्न रहते हैं मेरे दोस्तों, वो पॉइंट्स को आप लोग लर्न कर लीजिएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, कंफर्मेशन लाना है। भैया कंफर्मेशन किसके बारे में लाना है, भैया देखो आपको सबसे पहले मेरे दोस्तों क्या करना है, बैंक से कंफर्मेशन मांगना है, आपने बैंक से इंफॉर्मेशन मांगना है मेरे दोस्तों। क्या बोला मैंने, आपको बैंक से क्या मांगना है, इंफॉर्मेशन मांगना है। फिर एक बार आप जब इंफॉर्मेशन मांग रहे हो ना, उससे पहले मेरे दोस्तों चेक कर लो कि सारी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है क्या, मतलब क्या इंटरेस्ट रेट, ड्यू डेट्स, कोलैटरल, सिक्योरिटी, और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मांगना है। भैया देखो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन मांगना है, इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए। दूसरा क्या, अगर हो सकता है इंफॉर्मेशन आए, हो सकता है इंफॉर्मेशन ना आए। देखो आप कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, हो सकता है वो इंफॉर्मेशन पे रिप्लाई करेंगी या इंफॉर्मेशन पे रिप्लाई नहीं करेंगी। बैंक की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं बैंक की बात कर रहा हूं यहाँ पे, है ना। तो हो सकता है वो रिप्लाई करेंगी, हो सकता है वो रिप्लाई नहीं करेंगी मेरे दोस्तों। रिप्लाई नहीं करेंगी तो एक बार रिमाइंडर दे देना बैंक को रिमाइंडर दे देना मेरे दोस्तों, ठीक है। रिमाइंडर दे देना किसको, बैंक को। लेकिन मेरे दोस्तों अगर वो रिप्लाई करती है तो यारों आपको कंपेयर करना होगा उससे, आपको कंपेयर करना होगा मेरे दोस्तों उससे, किससे, कि आपने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस शिद्दत से उसके साथ मोहब्बत की है, क्या वो भी उतनी ही शिद्दत से आपके साथ मोहब्बत कर रही है क्या मेरे दोस्तों। मतलब क्या आपने जिस बुक्स ऑफ अकाउंट, आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरे दोस्तों जितना बैलेंस बताया है, क्या वो बैंक ने उतना ही बैलेंस बता रही है, या वो छोटे इंसान कम या ज्यादा तो नहीं करके बता रही है मेरे दोस्तों। हो सकता है आपके अंदर भी कुछ कमियां खामियां हो सकती है मेरे दोस्तों। बैंक में हर चीज मत ठोक देना, क्योंकि ध्यान देना मेरे दोस्तों, क्योंकि बैंक हो सकता है चेक इन ट्रांजिट, आपने 31 मार्च को कोई चेक मेरे दोस्तों बुक कर दिया, वो आपने तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो वो बुक हो गया मेरे दोस्तों, लेकिन क्या बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो आएगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो नहीं आएगा मेरे दोस्तों। तो ऐसे सिचुएशन, क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे सिचुएशन में आपको कंपेयर करना है। और मेरे दोस्तों आपको बीआरएस तो आप पढ़ते ही हो ना, बीआरएस करते क्या है, ये वही तो है, ठीक है। ध्यान देना, आपको डिफरेंसेस जो भी है मेरे दोस्तों रिकंसिलिएशन परफॉर्म करना है अगर कोई भी डिफरेंसेस मिलते हैं, और उसके साथ ही मेरे दोस्तों क्या कर लो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चिपका दो। भैया डॉक्यूमेंट तो चाहिए, एविडेंस तो चाहिए ना। कुछ एविडेंस के बिना ऑडिटर कुछ भी बात करता है क्या? कतई बात नहीं करता कोई भी एविडेंस के सिवा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट उसके बाद
भैया देखो देखो कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो आप कर रहे हो मेरे दोस्तों, वो आप कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और वो प्रॉपर है क्या, आपको चेक करना भैया अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर है क्या, और आप उसको कंसिस्टेंसी अप्लाई, आप उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मेरे दोस्तों, वो आपको चेक करना है। नेक्स्ट बात मेरे यारों, क्या बोल रहा हूं मैं, लोन बैलेंस या लोन पेबल्स को एग्रीमेंट से आपको चेक करना है। लोन का जो बैलेंस है मेरे दोस्तों, लोन का जो बैलेंस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है, तो आप लोन एग्रीमेंट भी चेक करो। लोन एग्रीमेंट में पूरी मेरे दोस्तों शीट बनी हुई होंगी कि कितना बैलेंस कम होगा, भैया उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे दोस्तों। हो सकता है आपने एडिशनल पेमेंट इस बार कर दिया होगा, तो वो आप देख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एक ऑडिट प्रोसीजर आ रही है मेरे दोस्तों, रिकम्प्यूट करो भैया इंटरेस्ट या डिस्काउंट या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अगर हुआ होगा तो एक बार उसको रिकम्प्यूट कर लेना मेरे यारो। एक बार ऑडिटर साहब आप कैलकुलेट करके देखना, ऐसा नहीं हो कि रिलेटेड पार्टी हो और इन्होंने उसको ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया और इन्होंने कंपनी की बजाई करके, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। उसके बाद क्या प्रॉपर अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम या डिस्काउंट जो पहले 5 साल के अंदर, आपको याद है क्या, वो अगर पुराना वाला होता है तो 5 साल के अंदर आप उसको एक एक करते हो, आप लोग पढ़ते हो ये चीज यार अकाउंट्स में। उसके बाद अगर फॉरेन करेंसी लोन्स लेते हो मेरे दोस्तों, तो आपको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ईयर एंड पे, और वो मेरे दोस्तों कैलकुलेट करना पड़ता है जो भी है दूसरे इसमें, और प्रॉपरली आपने उसको कैरी फॉरवर्ड किया है क्या, ये चीजें यहाँ पे इन्होंने बोली है। उसके बाद क्या प्रॉपरली रिकॉर्ड, क्लासीफाई एंड समराइज किया है क्या आपने ये रिस्पेक्टिव आइटम्स को। फिर बैंक से मेरे दोस्तों रिलेटेड पार्टी से और वो सब चीजें आई है उसके अंदर। उसके बाद इन्होंने मेरे दोस्तों बताया है क्या, हाँ आपको फिर रीड करना होगा मेरे दोस्तों प्रोविजंस इन लोन, और आपको चेक करना होगा कि जो प्रोविजन इन लोन से उससे कंप्लाई करते हैं क्या लोन कन्वीनियंस भी, और अपन लोग भी उससे कंप्लाई करते हैं क्या। हो सकता है कंप्लाई करे, हो सकता है कंप्लाई नहीं करे। अगर मेरे दोस्तों एंटिटी नॉट इन कंप्लायंस, अगर एंटिटी कंप्लाई नहीं करती मेरे दोस्तों, तो ऐसे सिचुएशन में वेदर डेब्ट शुड बी क्लासिफाइड एज करंट, तो क्या डेब्ट को मैं करंट क्लासिफाई कर दूं मेरे दोस्तों। वो सब चीजें किसको देखना होगा, ऑडिटर को एक बार देखना होगा। करंट कब बोलते हैं हम लोग, जब 12 महीने से नीचे हो, मतलब क्या कोई भी लोन को मेरे दोस्तों, लोन ड्यू डेट के हिसाब से क्या होगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होगा। जब ड्यू डेट मेरे दोस्तों अगले 12 महीनों के अंदर अंदर आ रही है, तो वो वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, विद इन 12 मंथ्स है तो मेरे यारों वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म हो जाएगा, और उसके ऊपर है तो मेरे बच्चों वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई सिक्योरिटी मेरे दोस्तों, सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन लिया है और वो सिक्योरिटी की वैल्यू फॉल हो जाती है, तो उधर बैंक साइड में मेरे दोस्तों क्या करेंगे, वो सिक्योर्ड लोन को कम कर डालती है, तो वो आपको उनसे हैंड टू हैंड मिलाते हुए चलना होगा मेरे यारों। मतलब क्या ये बैंक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया अब ये बैंक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया मेरे दोस्तों, देखो ना बैंक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ना ये, कि भैया अगर आपने कोई सिक्योरिटी के ऊपर लोन दिया है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो गई तो लोन में जो सिक्योर्ड अमाउंट है वो भी तो कम हो जाएगा ना, तो आपको वो चीज का ध्यान रखना है। फिर आपको परचेज एग्रीमेंट्स ऑफ एन असेट ऑफ एग्जामिन द हायर परचेज एग्रीमेंट्स फॉर द परचेज ऑफ असेट्स बाय द एंटिटी एंड इंश्योर दैट करेक्टनेस अमाउंट शोन इन आउटस्टैंडिंग इन द अकाउंट्स एंड आल्सो एग्जामिन सिक्योरिटी एस्पेक्ट। हायर परचेज की अकाउंटिंग आप जानते हो मेरे दोस्तों कितना आउटस्टैंडिंग रखना है भैया, कब आप लोग पेमेंट करते जाते हो और आखिरी पेमेंट करने के बाद वो असेट आपका हो जाता है मेरे दोस्तों। तो ऐसे सिचुएशन में भैया जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिख रहा है वो प्रॉपरली एग्रीमेंट के हिसाब से है कि नहीं है, आपको वो सब चीजें मेरे दोस्तों चेक करना है। आप एक बार पढ़ लीजिए मेरे यारों, बहुत जनरल पॉइंट्स है और कुछ भी नहीं है। क्या क्या बोला, बस 4-5 जो इंपॉर्टेंट चीजें मेरे दोस्तों मैं आपसे लर्न करवा लेता हूं। देखो सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पे कि भैया कंफर्मेशन ऑब्टेन करो, कंफर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलेवेंट होनी चाहिए। दूसरा क्या, अगर नई रिप्लाई नहीं देती है तो रिमाइंडर दो, रिप्लाई दे दिया मेरे दोस्तों तो कंफर्म चेक कर लो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि प्रॉपर है क्या, कंपेयर करो और रिकंसाइल कर लो बैलेंसेस को। उसके बाद मेरे दोस्तों क्या बोला यहाँ पे, उसके बाद इन्होंने क्या बोला, भैया अकाउंटिंग पॉलिसी आप जो भी अपना लोन के लिए वो कंसिस्टेंटली अप्लाई होनी चाहिए और प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोला रिकंप्यूट करके देखो रिडेम्पशन के ऊपर पे किया गया वाला इंटरेस्ट होगा या डिस्काउंट होगा या मेरे दोस्तों प्रीमियम होगा, तो वो चीज को रिकंप्यूट करके देख लो एक बार। फॉरेन करेंसी लोन होंगे तो भैया जो एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई किया वो एक्सचेंज रेट प्रॉपर है क्या, क्लोजिंग डेट क्लोजिंग मेरे दोस्तों क्या क्लोजिंग वाले से ही हमने किया है क्या, वो सब चीजें भी आपको एक बार देख रहा हूंगा। फिर अगर आप कोई भी प्रोविजन बना रहे हो मेरे दोस्तों, हो सकता है वो कोई भी आपने लोन के एग्रीमेंट में कोई प्रोविजन डाला, हो सकता है उससे कंप्लाई हो तो बहुत अच्छी बात है, कंप्लाई नहीं हुआ मेरे दोस्तों तो आपको
चेक करना होगा भैया कि ये डेप्ट को करंट तो ना बता दूं, क्योंकि आपने उसके मेरे दोस्तों क्या किया, आपने उसके टर्म्स एंड कंडीशन से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री हुए थे, लेकिन फिर अब आपका मूड कुछ और हो गया, आप अब डिसएग्री कर रहे हो उस चीज से, तो हो सकता है वो आपसे पैसा तुरंत मांग ले। अब अगर वो पैसा तुरंत मांगेला मतलब क्या मेरे दोस्तों, अगले 12 महीनों के अंदर मांगने वाला है, मतलब अब वो करंट कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा देखो, अब ये करंट करना, आप कोई भी लोन को करंट करना कि नहीं करना मेरे दोस्तों, ये कौन से इस पे डिपेंड करता है, ड्यू डेट पे डिपेंड करता है। ड्यू डेट अगर 12 महीने के अंदर आ रही होंगी तो शॉर्ट टर्म, उसके ऊपर होगा तो लॉन्ग टर्म मेरे दोस्तों, ठीक है। बस उसके बाद है, अगर मेरे दोस्तों वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी के बेसिस पे लोन दिया है, सिक्योरिटी की वैल्यू गिरती है, तो अप्रोप्रिएटली सिक्योर लोन करके जो आपने रिस्पेक्टिव बैंक होंगी जो उन्होंने बताया होगा, तो भैया आपको सिक्योर लोन को डिडक्ट करना होगा। नेक्स्ट हायर परचेज के एग्रीमेंट्स को देखो, उसका क्लोजिंग मेरे दोस्तों परफेक्टली मैच करता है कि नहीं करता है अपने इससे, वो भी चीजें देख लो मेरे दोस्तों। बस इतना है, आप इतना पढ़ के जाइए मेरे दोस्तों, बस काफी सफिशिएंट होगा, बहुत चिंता विषय की बात नहीं है। जितने कम पॉइंट्स और जितने अच्छे पॉइंट्स लर्न करके जाओगे उतना आपको मदद मिलने वाली एग्जाम में, मैं पहले ही बता देता हूं। ये चैप्टर में से फिक्स्ड है यार, 6 से 8 नंबर के बीच का ही आता है और कुछ नहीं, उससे ऊपर आता नहीं है। एमसीक्यू में पूछने के चांसेस है लेकिन कम है रिलेटिवली, क्योंकि इतने बाकी भी तो चैप्टर्स है, अरे बाकी मेन चैप्टर्स है, स्टैंडर्ड्स है, उससे करेंगे कि नहीं करेंगे, कि इसी में खेलते रहेंगे मेरे दोस्तों, है ना। चलो आगे बढ़े, क्या बताओ मेरे को, आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आओ अब हम लोग मेरे यारो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में मेरे दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सब लोग, ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में हम लोग पढ़ने भी जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे यारों सेल्स है ना, दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो सेल्स हो सकता है कैश सेल्स, और दूसरा वो सेल्स होता है मेरे दोस्तों कौन सा सेल्स, क्रेडिट सेल्स। एक होता है कैश सेल और दूसरा होता है क्रेडिट सेल। कैश सेल मतलब ऐसा सेल जिसका पैसा आपको तुरंत मिल जाता है। क्रेडिट सेल में आपको क्रेडिट देना पड़ता है सामने वाले पर्सन को, आप उधारी पे माल देते हो मेरे दोस्तों, और कल चल के ये जितने भी बैलेंसेस है ना मेरे दोस्तों, यही आपके बैलेंस शीट में दिखना चालू हो जाती है ट्रेड रिसीवेबल के नाम से। किसके नाम से मेरे दोस्तों, ट्रेड रिसीवेबल के नाम से ये आपके अकाउंट में बैलेंस शीट में असेट साइड में मेरे दोस्तों करंट असेट में रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाते हैं, जिसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल्स करके, ठीक है। अब एक ऑडिटर को मेरे दोस्तों, ऑडिटर को चेक करने आना है, ट्रेड रिसीवेबल्स को ऑडिटर को चेक करना है मेरे दोस्तों। कैश सेल्स का पैसा तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन मेरे दोस्तों क्रेडिट सेल्स का पैसा पेंडिंग रहता है, अच्छा खासा एंटिटी का पैसा ब्लॉक होता है मेरे दोस्तों ऐसे पर्टिकुलर चीजों में। तो ऑडिटर आता है मेरे दोस्तों, ऑडिटर आता है और ऑडिटर बोलता है मैं चेक करेंगे करके ट्रेड रिसीवेबल्स को। मेरे को ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट इसमें घपला कर सकती है करके, मैं चेक करना चाहेंगा करके, ऐसा मेरे दोस्तों कौन बोल रहा है, ऐसा ऑडिटर बोल रहा है मेरे दोस्तों। कौन से इसको ट्रेड रिसीवेबल को चेक करने के लिए मेरे यारों कौन आ रहा है, यहाँ पे ऑडिटर आ रहा है मेरे दोस्तों। चलिए एक बार ऑडिटर कैसे चेक करेगा, क्या क्या चेक करेगा मेरे दोस्तों, ये हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं और कौन से असर्शंस एप्लीकेबल होंगे वो भी एक बार हम लोग देख लेंगे मेरे यारों। देखिए पढ़ते हैं यहाँ पे, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल, एकदम बेसिक वाली चीजें चल रही है मेरे बच्चों। ट्रेड रिसीवेबल्स इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस बैलेंस शीट, एनी ऑर्गेनाइजेशंस बैलेंस शीट, एज ऑफन रिफर्ड टू एज डेटर्स करके। इनको मेरे दोस्तों डेटर्स बोला जाता है, पता है सर हमको, इतना अकाउंट्स आता है सर। टिपिकली एन इनवॉइस इज रेज्ड, मतलब क्या, इनवॉइस आप इशू करते हो, इनवॉइस आप रेज करते हो, आप इशू करते हो मेरे दोस्तों टू कस्टमर विद अ इनवॉइस अमाउंट बीइंग रिकॉर्डेड एज अ डेटर बैलेंस, जिसको आप लोग मेरे दोस्तों क्या बोलते हो, डेटर बैलेंस। ऑब्वियस सी बात है, अंटिल इनवॉइस इज पेड, जब तक वो पैसा विटामिन एम नहीं देता मेरे दोस्तों तब तक इज पेड, द इनवॉइस अमाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस बैलेंस शीट एज एन अकाउंट रिसीवेबल। ऑब्वियस सी बात है, ये भी पता है सर। इफ द बैलेंसेस आर नॉट रिकवरेबल, कल चल के जब वो पैसा रिकवरेबल नहीं होगा तो आपको उसको मेरे दोस्तों क्या करना होगा, आपको उसको मेरे दोस्तों रिटर्न ऑफ करना होगा, जिसको हम लोग उसको आपको राइट ऑफ करना होगा
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसको हम लोग मेरे दोस्तों क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स करके, जिसको हम लोग मेरे दोस्तों क्या बोलते हैं, बैड वेरी बैड डेब्ट्स करके मेरे दोस्तों, है ना। तो देखो अभी तक कुछ नहीं, आपको प्रोसीजर बता रहे हैं, आपको अकाउंट्स में क्या क्या होता है मेरे दोस्तों, वो चीजें बता रहे हैं आपको। कुछ ध्यान में रखने की गरज है क्या? कुछ ध्यान में रखने की, एकदम जनरल है यार, नॉर्मल चीजें चल रहा है भैया। ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या होता है, सेल दो प्रकार के होते हैं, कैश क्रेडिट, क्रेडिट पे बेचा हुआ ट्रेड रिसीवेबल में आपको बैलेंस शीट में दिखता है, कल चल के जब तक आपको बैलेंस शीट में दिखता रहेगा जब तक उसका पेमेंट नहीं होता है। पेमेंट हो गया तो वो दिखना बंद हो जाएगा। अगर पेमेंट नहीं हुआ और कुछ समय बाद वो दे ही नहीं सकता मेरे दोस्तों, अगर रिकवरेबल ही नहीं रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे मेरे दोस्तों। बस इतना पढ़ा हमने, और कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी कंसिडर्ड इन रिस्पेक्ट टू बी ट्रेड रिसीवेबल। सबसे पहला क्या बोल रहे हैं कि ऑडिटर भैया आप मतलब फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी कंसिडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स जो मेरे दोस्तों है ना, इसके बारे में कुछ मतलब पॉइंट्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली वो बता रहे हैं कि भैया क्या, पहला क्या, ओनली बोनीफाइड सेल्स लीड टू ट्रेड रिसीवेबल्स। मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्तों, जो कस्टमर है, जो कंपनी है, वो क्या किसी को भी ट्रेड रिसीवेबल पे, किसी को भी ट्रेड रिसीवेबल बना लेंगी क्या मेरे दोस्तों? बताओ मेरे को आप, किसी को भी उधारी पे माल चेप देंगी क्या मेरे दोस्तों? नहीं यार, नहीं। सामने वाली कंपनी जब बोनीफाइड होगा, मतलब जब जेन्युइन कस्टमर होगा ना मेरे दोस्तों, जिसके साथ अपने संबंध अच्छे हैं मेरे दोस्तों, केवल और केवल उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल उन्हीं को मेरे दोस्तों हम लोग क्या बेचेंगे, उधारी पे माल बेचेंगे। अदरवाइज हम उनको उधारी पे माल नहीं बेचेंगे मेरे दोस्तों। उसके बाद क्या, जो भी सेल्स आप बेचते हो मेरे दोस्तों, ऑल सच सेल्स आर मेड टू द अप्रूव्ड कस्टमर्स। मतलब क्या, वो कस्टमर्स, अप्रूव्ड कस्टमर्स इन द सेंस मतलब क्या, जाने माने, हमसे अप्रूव किए जाने वाले कस्टमर्स ही मेरे दोस्तों, उन्हीं को हम माल बेचते हैं। हमारी टॉप मैनेजमेंट भी एक बार ये करती है। आप देखो, आप अपने बाजू वाले मेरे दोस्तों रामू काका की दुकान की बात करो, अपने जो साइड में दुकानदार होता है वो अपने को बराबर उधार देता है, लेकिन कोई नया ग्राहक आया मेरे दोस्तों, क्या उसको उधारी मिलती है क्या मेरे यार? उसको उधारी नहीं मिलती। उसको उधारी नहीं मिलती ना, तो क्यों नहीं मिलती उसको? क्योंकि वो जाना माना नहीं है। पहली बात तो बोनाफाइड भी हो सकता है वो बोनाफाइड हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वो मेलाफाइड हो। मतलब क्या मेरे दोस्तों, उसको छल कपट हो, उसके मन में छल कपट करने की कोई चीज हो मेरे दोस्तों, डुबाना चाहता हो पैसा, तो ऐसे सिचुएशन में उसको पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है, मतलब उसको गुड्स नहीं दिया जाएगा। और दूसरा, वो अप्रूव नहीं होगा। उसके बाद क्या, सारे सेल्स मेरे दोस्तों रिकॉर्ड करने चाहिए आप लोगों ने। ऑल रिकॉर्डेड डेटर्स कैन बी सेटल। जो भी जितने भी डेटर्स बनते हैं ना मेरे दोस्तों, क्रेडिट पे माल जाने का, जो पार्टी का अकाउंट खड़ा हो जाता है, डेबिट बैलेंस दिखते रहता है, वो सेटल किया जाता है ओनली बाय रिसिप्ट ऑफ अ कैश मतलब बेसिकली कैश इंक्लूड्स बैंक। यहाँ पे जब तक आपको पैसा नहीं देते तब तक वो चीज सेटल नहीं होती मेरे दोस्तों। उसके बाद क्या, डेटर्स आर कलेक्टेड ऑन टाइम, बैलेंसेस आर रेगुलरली रिव्यूड, अ प्रॉपर सिस्टम टू फॉलो अप एग्जिस्ट, इफ नेसेसरी एडिक्वेट प्रोविजन फॉर बैड डेट शुड बी मेड। मतलब क्या, ये मेरे दोस्तों क्या बोल सकते हैं अपन, वो ये है ना एकदम बेंचमार्क वाला सिस्टम होना चाहिए ऐसा। ये जो इन्होंने अभी बात की है ना, ये बेंचमार्किंग वाला सिस्टम हो गया ट्रेड रिसीवेबल के लिए भैया। बेंचमार्क वाला सिस्टम की इन्होंने बात किया कि ऐसा मेरे हमारे हिसाब से, मतलब कौन इंस्टीट्यूट का बोले, हमारे हिसाब से ट्रेड रिसीवेबल के लिए ऐसा होना चाहिए करके। उसके बाद अपन लोग मेरे दोस्तों ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में क्या दिया रहते हैं, ऑब्वियसली बात है, अपने को पता है, अब चीज जानते हैं, असर्शंस होंगे। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों क्या होगा, ई से एग्जिस्टेंस, फिर क्या मेरे दोस्तों वी डी, और सी यहां पे होगा मतलब क्या, कंप्लीटनेस, ठीक है। ईसीबीडी ध्यान में रख लेना मेरे दोस्तों। ईसीबीडी मतलब क्या, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, डिस्क्लोजर। एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन एंड मेरे दोस्तों बताओ मेरे को क्या, एंड डिस्क्लोजर। बोलो, ठीक है, समझिए यहां तक। पढ़ना है आपको, एक बार पढ़ना है क्या, इतना सा पढ़ लेते हो, फटाक से पढ़ लो बिल्कुल, इस चीज को पढ़ो फटाक से बिल्कुल।
चले चले क्या आगे बढ़े क्या? चले मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर। चलो देखो, अब मेरे दोस्तों ऑडिट प्रोसीजर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में भैया? ऑडिट प्रोसीजर के बारे में अब हम लोग मेरे दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं। सब लोगों की नज़र यहाँ पे होनी चाहिए मेरे दोस्तों, इधर उधर देखना बंद कीजिए, एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग मेरे दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं अभी, ठीक है ना? बहुत भारी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना होगा मेरे यारों, ठीक है? सबसे पहले मेरे दोस्तों क्या बोला है इन्होंने? ऑडिट प्रोसीजर में 3 चीज़ों के बारे में बात की है। पहला क्या मेरे दोस्तों कि भैया कंट्रोल्स, जो हमने ऊपर जो चीज़ें बताई ना वो कंट्रोल्स कि एक नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होना चाहिए, एक रिस्पेक्टिव हमने बोला कि भैया उसके हिसाब से कंट्रोल बना लेना। तो सारे कंट्रोल मेरे दोस्तों आर इन प्लेस टू एंश्योर इनवॉइसेस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड मोर देन वंस। इससे क्या होगा, मतलब क्या? देखो सबसे पहले तो बोल रहे कंट्रोल प्रॉपर जगह पे होना चाहिए। मैं यहाँ पे चार्ट बनाऊं क्या मेरे दोस्तों? हम लोग है ना चार्ट बनाते हुए चलते मेरे यारों। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला ऑडिट प्रोसीजर में, सबसे पहले इन्होंने बोला कि भैया कंट्रोल पूरे के पूरे जगह पे होना चाहिए। इससे क्या, आपका कंट्रोल प्लेस में होने से इनवॉइसेस एक इनवॉइस एक ही बार रिकॉर्ड होना चाहिए मेरे दोस्तों। इनका ये कहना होगा, है ना? पहला क्या, नॉट मोर देन वंस, एंड रिसीवेबल बैलेंसेस आर ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड इन द जनरल लेजर फ्रॉम द ओरिजिनल इनवॉइस करके मेरे दोस्तों, ठीक है? डबल एंट्री नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ऑटोमेटिक इनवॉइस एंट्री। चलिए दूसरा मेरे दोस्तों, दूसरे की बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे दूसरे इस पे? आस्क फॉर पीरियड एंड अकाउंट्स रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट एंड ट्रेस बैलेंसेस एज पर द रिपोर्ट टू द जनरल लेजर। मतलब क्या मेरे दोस्तों, आप पीरियड एंड की उनसे चीजें मंगाओ। पीरियड एंड मतलब जो भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपको एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया है भैया, वो पर्टिकुलर पीरियड एंड की चीजें उनसे मंगाओ, क्योंकि आपको अल्टीमेटली वो चेक करना है। भैया पहले कोई डेटर था, बीच में उसने पैसे दे दिया तो खत्म हो गया ना, अब वो डेटर थोड़ी, अब हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आपको मेरे दोस्तों क्या, किसको बुलाना है? पीरियड एंड के बैलेंसेस को आपको बुलाना होगा। तीसरा मेरे यारो क्या बोला है यहाँ पे? और अब आपको मेरे यारो, अगर किसी का वेदर रियलाइजेशन इज रिकॉर्डेड, मतलब क्या मेरे दोस्तों, अगर कोई रियलाइजेशन हुआ है, अगर कोई रियलाइजेशन हुआ है मेरे दोस्तों, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वो कैसे होनी चाहिए? वो क्रोनोलॉजिकली होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकली होनी चाहिए, क्रोनोलॉजिकली होनी चाहिए मेरे दोस्तों, क्रोनोलॉजिकली होनी चाहिए। मतलब क्या मेरे दोस्तों, फीफो बेसिस पे होनी चाहिए, फीफो बेसिस पे होनी चाहिए। इन शॉर्ट कि जो डेटर, अगर एक पर्टिकुलर डेटर है, ठीक है, उसका इनवॉइस 1, इनवॉइस 2, इनवॉइस 3, इनवॉइस 4, इनवॉइस 5 गया, और उसका जब पेमेंट आएगा ना, तो वो सेटल कैसे होगा? पहले इनवॉइस 1 सेटल होगा, इनवॉइस 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। मतलब जिस पर्टिकुलर इसमें इनवॉइस आया है, उसी पर्टिकुलर इसमें आपका सेटलमेंट होना चाहिए मेरे दोस्तों। क्रोनोलॉजी समझिए आप लोग, ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद मैं बात करूंगा मेरे दोस्तों कि कैसे, किस प्रकार से। उसके बाद ऐसा भी बोला है कि वेरीफाई करो भैया, क्या कंपनी ने कंफर्मेशन बुलाया क्या, जो हमने, मतलब क्या अब यहाँ पे पूरा बहुत भारी प्रयोग मेरे दोस्तों होने वाला है। किसका? ऐसे 505 का बहुत भयंकर प्रयोग इन्होंने मेरे दोस्तों किया है यहाँ पे, कंफर्मेशन ऑफ किसमें। आपको ये चीज तो भूलना ही नहीं मेरे दोस्तों। आपको क्या करना है, सुनो बात, ऐसे 505 का बहुत भयंकर प्रयोग किए मेरे दोस्तों किन लोगों ने? ट्रेड रिसीवेबल के चेकिंग के लिए, ट्रेड रिसीवेबल के वेरिफिकेशन के लिए मेरे दोस्तों इन्होंने भयंकर प्रकार से इसका किसका इस्तेमाल किया है? ऐसे 505 का। चलिए ऐसे 505 को मेरे दोस्तों बढ़िया तरीके से समझते हैं एक बार कि इन्होंने क्या क्या बोला है उस चीज में, एंड देन उसके बाद हम लोग उसको रीड कर लेंगे, एंड उसके बाद मेरे यारों खत्म हो जाएगा आपका टॉपिक, ठीक है? देखो मेरे दोस्तों, ऑडिटर को जो लगता है, ऑडिटर साहब को मेरे दोस्तों, ऑडिटर साहब को जो लगता है ना, ऑडिटर साहब उन लोगों से मेरे यारों क्या कर सकते हैं? उन लोगों से कंफर्मेशन बुला सकते हैं, ठीक है? उनसे हम लोग क्या बुला सकते हैं? कंफर्मेशन बुला सकते हैं। जो भी पार्टीज चाहिए उनको, जो भी पार्टीज ऑडिटर साहब को पसंद आ रही है ना, ऑडिटर साहब उन लोगों से मेरे दोस्तों बुला सकते हैं क्या? कंफर्मेशन।
और ये पार्टीज कौन सी होनी चाहिए मेरे दोस्तों, ये पार्टीज होनी चाहिए जो ईयर एंडिंग पे मौजूद है। ये पार्टीज कौन सी होनी चाहिए जो ईयर एंडिंग पे मौजूद है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पार्टीज में कोई इनसिग्निफिकेंट अमाउंट वाले भी होंगे और कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट वाले भी होंगे। तो ऑडिटर का ध्यान ज्यादा किस पे होगा मेरे दोस्तों, ऑडिटर को कौन आकर्षित करेगा, तो सिग्निफिकेंट अमाउंट वाले, जिसका पैसा सिग्निफिकेंट पड़ा होगा मेरे दोस्तों, वैसे वाले लोग ऑडिटर साहब को मेरे यारों क्या करेंगे, ऑडिटर साहब को मेरे दोस्तों क्या करेंगे, बोलो ना, क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सिग्निफिकेंट बैलेंस की बात कर रहा है, ठीक है, अब ये बात आती है ये बैलेंस कब का चेक करना। तो बैलेंस आपको मेरे दोस्तों, बैलेंस आपको पर्टिकुलर डेट का चेक करना है मेरे दोस्तों। बैलेंस आपको क्या करना है, पर्टिकुलर डेट का चेक करना है। अब वो डेट मेरे दोस्तों ईयर एंड भी हो सकता है, जैसे 31 मार्च, या मेरे दोस्तों नियर टू ईयर एंड हो सकता है, नियर टू दैट ईयर एंड हो सकता है मेरे दोस्तों, नियर टू दैट पर्टिकुलर पीरियड हो सकता है मेरे दोस्तों, जिसके लिए ऑडिटर एज अ ऑडिट अपॉइंट, जिसके लिए ऑडिटर एज अ ऑडिटर अपॉइंट हुआ है करके। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर पीरियड भी हो सकता है मेरे दोस्तों, नियर टू दैट पर्टिकुलर पीरियड भी अगर कुछ हो सकती है, वो वाली डेट्स भी हम लोग मेरे यारों ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग ले सकते हैं मेरे दोस्तों। आफ्टर ऑल हमको यहाँ पे कंफर्मेशन क्या करना है मेरे दोस्तों, बैलेंस का कंफर्मेशन करना है। ये चीज आप जानते हो मेरे दोस्तों, बैलेंस का कंफर्मेशन करना है। ठीक है, लेकिन मेरे यारों ये कंफर्मेशन करने से पहले, ये कंफर्मेशन करने से पहले ना मेरे दोस्तों, आप लोगों ने क्या करना चाहिए, आप लोगों ने एक बार मेरे यारों, आप लोगों ने एक बार कंपनी से पूछ लेना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपनी से। इसको एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे स्टार मार्क करके इसको थोड़ा नीचे लेके आता है ना, नेक्स्ट पेज पे लेके आता हूँ, वहां पे जगह नहीं है प्रॉपर। तो आपको क्या करना चाहिए मेरे दोस्तों, कंपनी से एक बार पूछ लेना चाहिए, भैया क्या उनसे हम लोग मंगाए कि नहीं मंगाए। हो सकता है ना कभी कभार मेरे दोस्तों कोई पर्टिकुलर डेटर से रिलेटेड हमारा है ना झगड़ा चल रहा है मेरे दोस्तों, हमारा झगड़ा चल रहा है मेरे यारों कि वो पर्टिकुलर पैसे नहीं दे रहा था, तो हमने उनको केस कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं उससे कंफर्मेशन मांगने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों, वो वैसे भी मेरे को देने वाला है क्या नहीं देने वाला, और खुदा ना खास्ता मेरे दोस्तों अपन ने उसको बैड डेट ट्रीट कर लिया, अपन ने उसको राइट ऑफ कर दिया मेरे दोस्तों, राइट ऑफ की वाली अमाउंट ऑडिटर को दिख रही है, अच्छा भैया राइट ऑफ की वाली अमाउंट इतनी है क्या, अच्छा मैं उससे पूछ रहे तो भैया तेरे बुक्स, हमारे बुक्स में तेरे नाम से इतना दिख रहा है, तो अब बताओ क्या जितने थोड़े बहुत चांसेस होंगे वो पैसा जीतने के थ्रू मेरे दोस्तों केस वेस लड़के, क्या अब वो भी चांसेस बचे क्या। ऑडिटर ने तो उसके ऊपर भी सर पानी फेर दिया, बताओ मैचो फेरा कि नहीं फेरा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको मेरे दोस्तों क्या करना चाहिए भैया, हो सकता है आपको क्या करना चाहिए मेरे दोस्तों, आपको कंपनी से पूछना चाहिए, आपको कंपनी से पूछना चाहिए मेरे दोस्तों कि भैया इनसे पूछे कि नहीं पूछे मेरे दोस्तों, आपको कंपनी से पूछना चाहिए। चले, अलाउ करे या अलाउ ना करे, पहले ही चैप्टर में हुआ था अपने को, तो अपने को रीजनेबल जस्टिफिकेशन ऑब्टेन करना पड़ता है ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, और अकॉर्डिंगली नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर भी मेरे दोस्तों चेंज हो जाती है ये सिचुएशन में, ये आप लोग जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद मेरे दोस्तों, उसके बाद ध्यान देंगे आप लोग, है ना। हाँ देखो मेरे दोस्तों, आप जो भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन, आप जो भी मेरे दोस्तों एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगना चाहते हो ना, हो सकता है आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन मेरे दोस्तों बैलेंस का मांगना चाहते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन मेरे दोस्तों मांग रहे हो, या आप जो भी कंफर्मेशन मांग रहे हो सकते हो आप उनको बोलो कि हमको क्या बताओ, बैलेंस आप लिख के भेज दो उनको, आप उनको बैलेंस लिख के भेजो और वो उस चीज को कंफर्म करेंगे। आप उनको फिल इन द ब्लैंक्स भेजो और वो फिल इन द ब्लैंक्स में मेरे दोस्तों वो अमाउंट भर के भेजेंगे। ये दोनों प्रकार से आप उससे कंफर्म कर सकते हो मेरे दोस्तों, क्या एक्सटर्नली आप उनसे कंफर्म कर सकते हो चीजों को। ठीक है, लेकिन मेरे यारों ये चीज आप इसमें से कौन सा, आप इसमें से मेरे दोस्तों कौन सी चीज सिलेक्ट कर रहे हो ना, ये चीज के बारे में कंपनी को पता नहीं होना चाहिए। कब तक, जब तक वो आपको ट्रायल बैलेंस लाके नहीं दे देती मेरे दोस्तों डेटर्स का। मतलब क्या, जब तक वो डेटर्स की बैलेंसेस की शीट आपको लाके नहीं दे देती है मेरे दोस्तों, तब तक आप कौन सा मेथड अपना रहे हो ये आपको
आपको कंपनी को बताने की जरूरत मेरे दोस्तों नहीं है जब तक वो हैंडओवर नहीं करती। एक बार उन्होंने हैंडओवर कर दिया मेरे दोस्तों तो आप क्या करोगे, डेटर्स को सिलेक्ट करोगे एंड अकॉर्डिंगली उनको डिस्पैच कर दोगे मेरे दोस्तों करेक्ट एड्रेस पे। उनके करेक्ट एड्रेस पे आप लोग क्या करोगे बच्चों, डिस्पैच कर दोगे लेटर ऑफ कंफर्मेशन। उसके वो पर्टिकुलर इस पे मेरे दोस्तों स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए। जो भी आप कंफर्मेशन, जो भी आप लेटर ऑफ कंफर्मेशन भेज रहे हो बच्चों, उसके ऊपर आपका स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल रहेगा तभी भैया मजा आएगा। कंट्रोल ही नहीं है उसको कोई भी छेड़ सकता है मेरे दोस्तों। अगर वो देखो डिस्पैच भी कराएगा कौन, ऑडिटर कराएगा। डिस्पैच भी कराएगा कौन, ऑडिटर कराएगा मेरे दोस्तों। और अगर वो अनडिलीवर्ड रहता है, अगर मेरे दोस्तों क्या बोला मैं, अगर वो अनडिलीवर्ड रहता है, अगर वो अनडिलीवर्ड होता है मेरे दोस्तों, तो वो जाना किसके पास चाहिए, ऑडिटर के पास जाना चाहिए, क्लाइंट के पास मेरे दोस्तों। वो चीज कोई भी हालत में नहीं पहुंचनी चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, क्लाइंट के पास वो चीज नहीं पहुंचनी चाहिए। वो चीज किसके पास पहुंचनी चाहिए, ऑडिटर के पास पहुंचनी चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे दोस्तों वो बैलेंस मेरे दोस्तों कंफर्म करके वो बैलेंस को आपको भेजने की कोशिश कर रहा है, वो आपको भेज रहा है बैलेंस को। ठीक है, उसने आपको बैलेंस भेजा मेरे दोस्तों। अब डिस्क्रिपेंसी की मैं आपके साथ बात करूंगा। किसकी बात करूंगा मेरे दोस्तों, अब मैं आपके साथ जो बात करूंगा अब वो मैं करूंगा डिस्क्रिपेंसी की। अच्छा कलर ही नहीं मिल रहा है यार। हाँ, डिस्क्रिपेंसी की बात करूंगा मेरे दोस्तों। ठीक है, हो सकता है डिस्क्रिपेंसी ना मिली हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि डिस्क्रिपेंसी मिली हो, तो बहुत बढ़िया बात है। डिस्क्रिपेंसी मिली क्या, तो उसको क्या करो, रिकंसाइल कर लो। रिकंसाइल करो भैया, चेक करो कि वो जो बोल रहा है और तुम जो बोल रहे हो भैया उसमें अदल बदल क्यों है करके, उसमें अदल बदल क्यों है करके मेरे दोस्तों वो चेक करो। और इतना जब आप लोग चेक कर लोगे मेरे दोस्तों, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे आपका अच्छा खासा एक्सटर्नल डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर कंप्लीट होता है करके इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिसीवर्स। देखो सबसे पहले क्या ऑडिटर डिसाइड करेगा भैया कौन से लोगों से अपने को क्या करना है करके, कौन से लोगों से पूछना है करके, ये ऑडिटर डिसाइड करेगा। और वो मेरे दोस्तों कौन से होने चाहिए, इनसिग्निफिकेंट बैलेंस वाले कि सिग्निफिकेंट बैलेंस वाले। सिग्निफिकेंट बैलेंस वाले मतलब अच्छा खासा, सिग्निफिकेंट अमाउंट मतलब या सिग्निफिकेंट बैलेंस मतलब कुछ ऐसा बैलेंस जो जानने के बाद सामने वाले का डिसीजन चेंज हो जाए मेरे दोस्तों, वो उसकी बात करेंगे। ये जो बैलेंस है मेरे दोस्तों, जो भी बैलेंस चेक कर रहे हो, ये कौन से डेट का चेक करोगे, एक तो ईयर एंड का चेक करना या नियर टू एंड से चेक करना। बैलेंस मेरे दोस्तों आप उसको बोलोगे कि भैया हमारे बुक्स में 2500 दिख रहे, तुम्हारे बुक्स में कितना दिख रहा, या आपके बुक्स में कितना दिख रहा है हमको पेबल, आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भी मेरे दोस्तों भेज सकते हो। ठीक है, ये आपको कंपनी को नहीं बताना है जब तक कंपनी आपको ट्रायल बैलेंस मेरे दोस्तों हैंडओवर नहीं, मतलब बैलेंसेस हैंडओवर नहीं कर देती। किसका, अपने इसका। ठीक है, अपने इसका। फिर कंपनी मेरे दोस्तों हो सकता है आपको अलाउ करे इन कंफर्मेशन के लिए, अलाउ ना करे तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन ऑब्टेन कर लेना और एंटी ऑफ ऐप आपका चेंज हो जाए। एंटी ऑफ मेरे दोस्तों ऑडिट प्रोसीजर आपका चेंज हो जाएगा। डेटर्स की बात करूं, करेक्ट एड्रेस डालना, स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना डिस्पैच के ऊपर। अनडिलीवर्ड होते हैं तो ऑडिटर को वापस आना चाहिए, क्लाइंट को नहीं। यहां तक कि मेरे दोस्तों जो रिप्लाई भेजेंगे ना, हमने जो उसको खत लिखा मेरे दोस्तों, तो वो अपने को रिप्लाई भी भेजेंगे ना मेरे दोस्तों, तो वो रिप्लाई होगा ना मेरे दोस्तों, जो रिप्लाई होगा वो किसको आएगा, वो किसको आना चाहिए, वो रिप्लाई ऑडिटर को ही आना चाहिए मेरे दोस्तों, क्लाइंट को रिप्लाई नहीं आना चाहिए। ये भी एक बात ध्यान में रख लेना मेरे दोस्तों। ठीक है, और भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं मेरे दोस्तों उसके अंदर, लेकिन जब अपन वो पढ़ते रहेंगे तो उसके अंदर अपन वो चीज को समझ लेंगे। मतलब जैसे कि डेटर्स को भैया, अगर आपके डेटर्स है क्लोजिंग एंड पे, तो आपको कंपनी को उसको क्लासीफाई करना चाहिए 60 दिन से पुराने, 60 से 120, 120 से 180 दिन, और 180 से 365 और 365 के ऊपर वाले, इसमें उसको क्लासीफाई कर दो। फिर 6 मंथ के पहले वाले और 6 मंथ के बाद वाले देखो करके, क्योंकि बैंक वाले मेरे दोस्तों केवल आपके 6 महीने की डेटर्स देता है। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब डेटर्स जो अपने को सीसीओडी के लिए जो देना पड़ता है ना, उसमें वो 6 महीने की कैलकुलेट करता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है मेरे दोस्तों, तो उन्होंने इसमें बता के रखे, बस एक नॉर्मली पढ़ लेना। फिर वो 6 महीने जो है वो कहाँ से कैलकुलेट करना, तो 6 महीने आपको ड्यू डेट से कैलकुलेट करना पड़ता है जब सामने वाला पेमेंट हो। मान लीजिए एग्जाम्पल मेरे दोस्तों, मैंने आपको उधारी पे बिल दिया मेरे दोस्तों। अब मैंने आपको बोला कि 1 महीने बाद पेमेंट करना करके। अब 1 महीने बाद से मेरे दोस्तों आप 6 महीना काउंट करोगे। आप अभी से जिस दिन का आपने बिल बनाया, इनवॉइस
डेट नहीं, ड्यू डेट से मेरे दोस्तों आप लोग कैलकुलेट करोगे उस चीज को, ऐसा वहां पे बोला गया है। ठीक है, चलो तो इस प्रकार से आप लोगों को मेरे दोस्तों कैलकुलेशन सारे करना होगा। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं मेरे दोस्तों, फटाफट पढ़ लेंगे एंड देन उसके बाद नए इस पे हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर मेरे दोस्तों, क्या बोला है, मजाक मजाक में बढ़िया चार्ट बनाया लेकिन अपन ने, है ना। देखो ऑलमोस्ट चीजें अपन ने इसमें कवर कर दी है 2-3 चार्ट में, है ना, बस 2 ही चार्ट है। वाओ वंडरफुल, बस इसमें अपन ने ऑलमोस्ट चीजें तो कवर्ड होगी, जितना आपको ध्यान में रख के जाना चाहिए एग्जाम के लिए मैंने उतना उसमें कवर कर दिया मेरे दोस्तों, है ना। उसके बाद का जो है जितना याद रहेगा भगवान की कृपा, फिर तो ऐसा वाली बात आ जाती है ना। चलिए ध्यान देंगे, चलिए आगे बढ़ू ना, आगे बढ़ू क्या, अरे बोलो आप लोग मेरे साथ हो क्या, मजा आ रहा है ना आप लोगों को यार। जरा कमेंट वगैरह करके बताना यार आपको कैसा लगा लेक्चर्स, और मुझे बताना और लेक्चर्स डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, नहीं तो फिर बताओ मेरे को फिर वैसा, है ना। आप बताओगे नहीं तो मुझे समझेगा नहीं, मुझे समझेगा नहीं तो मैं कैसे कुछ इंप्रूव कर पाऊंगा दोस्तों। जरूर जरूर बताना मुझे कमेंट करके। हाँ चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ध्यान दे, चले आगे बढ़े। ओके, A significant and important audit activity is to contact customers directly। मतलब क्या ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एक्सटर्नल कंफर्मेशन की, कि भैया कांटेक्ट करना है अपने को कस्टमर से डायरेक्टली एंड आस्क देम टू कंफर्म द अमाउंट्स ऑफ द अनपेड अकाउंट्स रिसीवेबल एज आउट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड अंडर द ऑडिट करके। दिस शुड रीजनेबली डन फॉर ऑल significant account balances। क्या बोला मैंने, significant account balances as at the period end, while certain random customers having smaller outstanding invoices should also be selected मेरे दोस्तों। ठीक है, कुछ बाकी छोटे मोटे लोगों को भी सिलेक्ट कर लेना, ऐसे उनको बाकी मेरे दोस्तों ये मत करना उनके साथ। ठीक है, certain random, लेकिन रैंडम सैम्पलिंग आपको बताया ना क्या होता है करके मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया था एकदम बारिश में बताया था मैंने, है ना। चलो नेक्स्ट, इसके बाद The auditor employs direct confirmation procedure with the consent of the entity under the audit। There may be situations where the management of the, देखो ऑडिटर को आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कंसेंट लेना पड़ेगा उसको। मैं इसके लिए मेरे दोस्तों ब्लू से मार्क करता हूँ अब। ठीक है, कंसेंट लेना पड़ेगा। देयर में बी सिचुएशन वेयर द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी रिक्वेस्ट द ऑडिटर नॉट टू सीक कंफर्मेशन फ्रॉम सर्टेन ट्रेड रिसीवेबल्स। भैया कुछ लोगों से मत ले लो, बाकी से ले लो, ऐसा मैनेजमेंट बोल सकती है क्या, हाँ सर बोल सकती है ना, बोल सकती है बिल्कुल, है ना। इन सच केसेस द ऑडिटर शुड कंसिडर वेदर देयर इज अ वैलिड ग्राउंड्स, आपको देखना पड़ेगा फॉर सच रिक्वेस्ट। In appropriated cases, the auditor may also need to reconsider the nature, timing, and extent of the audit procedure, including the degree of the planned reliance on the management representation। ये हमने देखा था कि नहीं देखा था मेरे दोस्तों, चार्ट में देखा था सर, चार्ट में कवर्ड था ये चीज। सेकंड मेरे दोस्तों, The trade receivable may request confirm balances either on the date पे मेरे दोस्तों, या on selected date which is reasonably close to the date of the balance sheet। कौन सी डेट होती है मेरे दोस्तों, उसके बारे में बात की है भैया, डेट के बारे में इन्होंने बात की है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मेरे यारों फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं, द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। किस फॉर्म में आप लोग उनसे पूछोगे मेरे दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। आप पूछ सकते हैं बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है करके, या दूसरा आप ऐसे भी बोल सकते हो मेरे दोस्तों विदाउट एनी बैलेंस मेंशन देयर इन। आपने ऊपर पहले इसमें मेरे दोस्तों आपने बैलेंस लिख के भेज दिया, दूसरे इसमें आपने बैलेंस लिख के नहीं भेजा, आपने फिल इन द ब्लैंक्स खेला मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे इन्होंने बात की है किसके बारे में, फॉर्म के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स टू बी सर्कुलेटेड शुड नॉट बी रिवील्ड मेरे दोस्तों, किसको, टू कंपनी until ट्रायल बैलेंस ऑफ द लेजर इज हैंड ओवर टू द ऑडिटर। जब तक आप ट्रायल बैलेंस ऑफ द लेजर, जो लेजर होता है मेरे दोस्तों, जब तक हैंड ओवर नहीं होता, क्योंकि अब ऑडिटर के पास आ गया तो अब मैनेजमेंट को चेंज नहीं कर सकती ना, इसलिए मेरे दोस्तों तब तक आप कौन सा मेथड का प्रयोग कर रहे हो। क्योंकि अगर आपने मेरे दोस्तों आप ही सोचो आपने मैनेजमेंट ने बोला कि हम लोग है ना भैया अमाउंट लिख के भेजेंगे, सामने वाला बताएगा कि भैया है कि नहीं है करके, पॉजिटिव नेगेटिव टाइप खेलेंगे। आपको पॉजिटिव होगा तो रिप्लाई करना, नेगेटिव होगा तो रिप्लाई भी मत करना, जाओ करके। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में मैनेजमेंट क्या सोच सकता है कि एक काम करेंगे, सभी जिस पर्टिकुलर डेटास में जो लेना उनको कॉल करके बोल देंगे कि मैंने जो भी पर्टिकुलर चीज अपना ऑडिटर बोलता है भैया वो चीज को एक्सेप्ट करके भेज देना, उस पर ज्यादा ना निवारण मत करना, ज्यादा झंझन मत करना करके, सिंपल, ताकि ऑडिटर भी खुश हो जाएगा और अपना वो भी टल जाएगा करके। किस ऐसा हो सकता है ना, सेटिंग हो सकती है मेरे दोस्तों, तो सेटिंग ना हो इसलिए इन्होंने ऐसा प्रयोग डाला। ये आपको एमसीक्यू के माध्यम से भी मेरे दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है कि काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है ये सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद
The list of trade receivables selected for the confirmation should be given to the entity for preparing the request letters for confirmation, which should properly be addressed. The auditor should maintain a strict control to ensure the correctness and proper dispatch of the request letters. It should be ensured that the confirmation undelivered letters are returned to the auditor and not to the client करके. ये चीज हमने देखी कि नहीं देखी? देखी ना सर, देखी ना, देखी कि नहीं देखी, बताओ ना. देखी सर, देखी हम लोगों ने. चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट. उसके बाद अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसी मेरे दोस्तों मिल जाती है तो आपको क्या करना होगा भैया? आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको उसको इन्वेस्टिगेट एंड रिकंसाइल करना होगा वो सारे डिस्क्रिपेंसी को मेरे दोस्तों. लेकिन जहां पे रिप्लाई नहीं आया मेरे दोस्तों तो अल्टरनेट प्रोसीजर रिगार्डिंग द बैलेंसेस कर लो मेरे दोस्तों. एग्री मतलब वो कैसे? दिस कुड इंक्लूड एग्री द बैलेंसेस टू कैश रिसीव सब्सिक्वेंटली, या मेरे दोस्तों डिटेल एनालिसिस ऑफ द बैलेंसेस, या कोई मेरे दोस्तों अदर ऑडिट प्रोसीजर लगा लो. ये इनका ऐसा कहने का तात्पर्य है. ठीक है. उसके बाद अगर मेरे दोस्तों आपने ये पार्टी में से, ये रिस्पेक्टिव पार्टी में से मेरे दोस्तों अगर कोई रिलेटेड पार्टी रहा ना, ये रिस्पेक्टेड में से मेरे दोस्तों अगर कोई रिलेटेड पार्टी रहा ना मेरे दोस्तों, तो वो क्या करेगा? मैनेजमेंट को फोन कर देगा कि हमको ऐसा ऐसा पूछा है करके हम क्या करें करके, हमको ऐसा ऐसा पूछा है करके हम क्या करें करके. मेरे दोस्तों अगर कोई रिलेटेड पार्टी रहा तो आपको रिलेटेड पार्टी के केस में मेरे दोस्तों कलेक्टिबिलिटी एज वेल एज दे वेर प्रॉपरली अथोराइज. मतलब क्या मेरे दोस्तों कि आपको चेक करना है कि भैया प्रॉपर अमाउंट कलेक्ट हो रहा है क्या. बेसिकली आपको ये भी चेक करना है कि ये ट्रांजेक्शन को अथोराइज्ड बाय हुम. भैया किन लोगों ने ये ट्रांजेक्शन को, किन किन लोगों ने मेरे दोस्तों अथोराइज्ड किया था, उनकी इंटीग्रिटी को फिर आप चेक करके मेरे दोस्तों कंफर्म कर सकते हो कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन प्रॉपर है कि नहीं है मेरे दोस्तों. आप वैसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते. सांगा हो, है ना. चलो मेरे दोस्तों नेक्स्ट. उसके बाद चेक दैट द रिसीवेबल्स फॉर अदर देन द सेल्स और सर्विस आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट. ऑब्वियस सी बात है. नेक्स्ट उसके बाद रिव्यू द ट्रेंड लाइन. अब आपको मेरे दोस्तों क्या करना है यहाँ पे? अब आपको एनालिटिकल प्रोसीजर का सहारा लेना होगा. अब आपको मेरे दोस्तों एनालिटिकल प्रोसीजर का सहारा लेना होगा. आपको ट्रेंड लाइन एक बार देखना होगा कि भैया कहाँ पे क्रेडिट सेल ज्यादा है, कहाँ पे कैश सेल ज्यादा है, कब कहाँ पे क्या हो रहा है. आपका उसको प्रयोग करना होगा, आपको उसका सहारा लेना होगा मेरे दोस्तों. और उसको उससे रिलेटेड जो भी आपको इंफॉर्मेशन आती है, डिस्क्रिपेंसी आती है, वो मेरे दोस्तों किससे पूछना होगा? मैनेजमेंट से पूछना होगा अकॉर्डिंगली. फिर मेरे दोस्तों यहाँ पे ऑडिटर को मेरे यारों कट ऑफ भी डिसाइड करना होगा. भैया कट ऑफ मतलब क्या कि कितने दिनों का डेटा चेक करना, कितने दिनों का क्या चेक करना. एक प्रॉपर कट ऑफ देख लो यार कि भैया इतने दिनों की चीजें चेक करूंगा. एक बार माइंड में क्लियर होना चाहिए आपके कि आप कौन सी चीजें चेक करने वाले हो और कौन सी चीजें चेक नहीं करने वाले हो करके, जो आपको मेरे दोस्तों अल्टीमेटली मदद करता है फिर जो भी है ये चेक करने के इसमें. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद आप इनवॉइसेस को एक बार चेक कर लीजिएगा मेरे दोस्तों कि इनवॉइसेस में जो अमाउंट दिया है, इनवॉइसेस में जो पार्टी दिया है, उसका प्रॉपर अकाउंटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है अपने रिस्पेक्टिव लेजर्स में. फिर आपको मैच करना होगा इनवॉइसेस टू द शिपिंग डिस्पैच लॉग. मतलब क्या, जो इनवॉइसेस में हमने एड्रेस लिखा है और जो जहां पे हमने शिपिंग किया है मेरे दोस्तों वो चीजें सेम होनी चाहिए. जीएसटीएन जो हमने इनवॉइस में दिया है और जो हमने जीएसटीआर R1 फाइल किया है मेरे दोस्तों उसमें प्रॉपर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इसमें जो रिस्पेक्टिव इनवॉइस नंबर दिया है वो जीएसटी में प्रॉपर इनवॉइस नंबर से गया है क्या, इसके ऊपर का जो हमने एडिशनल जीएसटी लिया है वो क्या पे हुआ है कि नहीं हुआ है मेरे दोस्तों. वो सब चीजों के बारे में आपको चेक करना होगा. और फिर मेरे दोस्तों 30 डेज 60 डेज वाली एक रिपोर्ट आपको बनाना होगा और वो सब चीजें एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा. अब आपको आगे का पढ़ लेना होगा दोस्तों. जो मेन इंपॉर्टेंट चीज था, जहां पे कंफ्यूजन होने का सवाल था, मैंने आपको बता दिया. और जो आपको एग्जाम में फेच करके दे दे मार्क्स मेरे दोस्तों, वो भी चीजें मैंने आपको कंफर्म करके बता दिया बिल्कुल ऑसम तरीके से, है ना मेरे दोस्तों. एकदम फास्ट ट्रैक आप लोग ये यूट्यूब पे देख रहे हो, एकदम फटाफट देख लो इस चीज को, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा चैप्टर है. इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूट ने इस पे मेरे दोस्तों 90 पेज के अराउंड दिया है. अब अपन ने उसको कॉम्पैक्ट कर करके 45 पेजेस में कंप्लीट करा है उस चीज का. इंस्टीट्यूट कभी चार्ट दे रही है, कभी कुछ दे रही है उसके अंदर, है ना. तो उस चीज को अपने को जल्दी समझना होगा ना यार. कहीं ना कहीं अपने को टाइम कंसिडरेशन भी ध्यान में रखना है, नहीं तो अपना तो चलते ही रहेगा. मई नवंबर तक अपने यही चलते रहेगा, है ना.
तो आपको मैंने ऑलमोस्ट पॉइंट्स मेरे दोस्तों कवर करवा दिया हूँ। और अब मेरे यारों मैं बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है मेरे दोस्तों, अब हमको क्या चेक करने जाना है भैया, किस चीज़ों के बारे में चेक करना है हमको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में मेरे दोस्तों अब हमको चेकिंग करना है, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में हमको ऑडिट करना है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए आ जाइए सब लोग स्क्रीन के ऊपर मेरे दोस्तों, एक बार इसका भी कंसेप्ट समझ लेंगे एंड देन उसके बाद मेरे दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से हम लोग आगे मूव ऑन कर सकते हैं मेरे दोस्तों।